कार्बनिक यौगिक जो है वो कहां से बनता है, वो आपके हाइड्रोकार्बन से बनता है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से बनता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा होंगे। इन सभी के इलेक्ट्रॉन को साझा कर लिया, इन सभी के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, साझा कर लिया। अब गिनो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 4 की जगह 8 हो जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो पूरा हो जाएगा। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। जैसे अगर हम H2O की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, जल की बात करते हैं ना। तो मैंने कहा कि आपका हाइड्रोजन जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो जब हम इथेन की बात करते हैं, C2H6 की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 कार्बन होगा और 3 हाइड्रोजन होगा। इथेनॉल बनाने की विधि क्या क्या है, तो इथेनॉल कैसे बन रहा है, यही है आपका इथेनॉल। ये क्या है, इथेनॉल है। यही क्या है, आपका इथेनॉल है। CH3CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लो तो हार गए और अगर ठान लो तो जीत है, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है बेटा, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु सिंह और आप सभी प्यार से मुझे बुलाते हैं जोरा मैम। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे विज्ञान के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं आप सभी को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन आज के इस सेशन के बाद आपको ये चैप्टर टफ नहीं लगेगा। टफ कहाँ लगता है, जब IUPAC नामकरण की बात आती है, जब लेविस-डॉट स्ट्रक्चर की बात आती है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, अपमार्जक, मिसेल, ये सब आपको कहीं ना कहीं टफ लगते हैं, राइट। और ये सब एग्जाम में आते भी है, लेकिन मैं कह रही हूँ, आपकी अंशी दीदी कह रही है, आपकी डोरा दीदी कह रही है कि इस सेशन के बाद ये आपको टफ नहीं लगेगा। बस आपको शुरू से लेके अंत तक सेशन में बने रहना, कुछ भी स्किप नहीं होगा। हर एक डिटेल, हर एक बारीक से बारीक डिटेल मैं इस चैप्टर में कवर कर रही हूँ, सेशन में कवर कर रही हूँ। जीरो से लेके हीरो तक का सफर मैं तय करवाऊंगी। तो जैसा कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को क्लास का नियम बताती हूँ, तो आज भी बताऊंगी। नियम ये कहता है कि जब भी कुछ दिमाग में घुस जाएगा, बैठ जाएगा, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, #DSM। अच्छा, पुराने बच्चा लोग तो समझ गए होंगे, जो नए बच्चे हैं उनको बता दें, DSM का मतलब होता है डाउट से मुक्ति। लिखना जरूर से। चलो बिना देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है बेटा, ये कार्बन के इर्द गिर्द घूम रही है ना। कहा जा रहा है कि कार्बन अगर आपके पृथ्वी के अंदर भूपट्टी में पाई जा रही है, तो वो पाई जाएगी 0.02% में। जैसे आपके कार्बोनेट, कोयला आदि, ये सब अगर पृथ्वी के अंदर है तो कितने परसेंटेज में होंगे, 0.02%। लेकिन अगर यही कार्बन हमारे वायुमंडल में है तो किस रूप में होगा, कोयला के रूप में होगा क्या, नहीं, फिर ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और इसका परसेंटेज होगा बेटा 0.03%। बात समझ में आ गई क्या, यस। अब कहा जा रहा है कि ये जो कार्बन है ये फ्री स्टेट में भी, यानी मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, और बेटा जी संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था का मतलब है कि अकेले पाए जाएंगे, इनको किसी से कोई मतलब, कोई लेना देना है नहीं। जैसे कि आपका डायमंड हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, ये सब किसी के साथ नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम संयुक्त अवस्था की बात करें, यानी किसी ना किसी के साथ पाए जाएंगे, तो वो हो जाएंगे सभी सजीवों और कार्बनिक खनिजों में। ठीक है। सभी सजीव का मतलब क्या है, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इनमें जो कार्बन होगा वो अकेले नहीं होगा, किसी ना किसी के साथ होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी, यस। अब कहा जा रहा है कि पहले की कुछ धारणा थी कार्बन को लेकर के। ठीक है, धारणा क्या थी, शुरुआती धारणा ये थी, पहले माना जाता था कि जो पदार्थ सजीव, सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स से, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, इनसे मिलता है, उन्हें कहा जाता है कार्बनिक यौगिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो भी पदार्थ आपको लिविंग बीइंग से प्राप्त होगा उसको आप नाम देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जैसे कि आपको चीनी मिल रहा है ईख से, ईख क्या है, पौधा है, लिविंग बीइंग है। ठीक है, आपको नींबू से क्या मिल रहा है, सिट्रिक अम्ल है, नींबू कहां से मिल रहा है, पौधे से मिल रहा है, वो भी क्या है, वो भी जीवित है। ठीक है, वो भी लिविंग थिंग है। अब हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की, सिरका से। यूरिया जो है वो पेशाब में मिलता है, पेशाब क्या होता है, किसी ना किसी लिविंग बीइंग से मिल रहा है आपको, है ना। बात समझ में आ रही है। तो जो भी चीज आपको कहां से मिल रही है बेटा, लिविंग बीइंग से मिल रही है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उस पदार्थ को आप नाम देंगे कार्बनिक यौगिक। ठीक है। अब हमारे एक थियरी दी गई है हमारी किताब में, वो थियरी दी गई है वाइटल फोर्स थियरी। इस थियरी को दिया किसने, उसको दिया भैया हमारे बर्जीलियस भाई साहब ने 1815 में। इनके अनुसार कि हमारे जो कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, वो हमेशा हमें सजीवों से ही मिलेंगे, उसे हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं।
बर्जीलियस भाई साहब ने 1815 में कौन सी थियरी दी? वाइटल फोर्स थियरी दी। इस थियरी में उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इनके निर्माण के लिए सजीवों में एक अदृश्य शक्ति, जिसे वाइटल फोर्स कहा, उसकी जरूरत पड़ती है। पर अब कहानी में ट्विस्ट आता है। फिर आते हैं वोलर भाई साहब। ठीक है, कौन आते हैं? वोलर भाई साहब। ये कहते हैं कि हम कैसे मान लें, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो? नहीं, हम इसको प्रूफ करेंगे और तुमको गलत साबित करेंगे, है ना। अगर कोई उभरता हुआ सितारा उभर रहा है तो कोई ना कोई उसका टांग खींचने जरूर आ जाता है। ठीक है, तो वर्जीलियस भाई साहब ने यहाँ पे कहा था कि भैया वाइटल फोर्स थियरी की जरूरत पड़ती है। वाइटल फोर्स थियरी इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि कार्बनिक कंपाउंड जो है प्रयोगशाला में नहीं बनेंगे, केवल सजीवों से मिलेंगे। पर इनको मच गई चुल। किनको भैया? इनको मच गई चुल, हमारे वोलर भाई साहब को। कहाँ गए वोलर भाई साहब? ये रहे। वोलर भाई साहब को मच गई चुल। वोलर भाई साहब ने इनको गलत साबित करने की ठान ली। इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने लिया अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि अमोनियम साइनेट लिया, उसको इन्होंने क्या किया? गर्म कर दिया। इनको क्या मिल गया? यूरिया मिल गया। यूरिया के कहां से मिल रहा था भैया? यूरिया मिल रहा था आपको सजीव से। उसको आपने क्या कहा था? कार्बनिक कंपाउंड कहा था। इसका मतलब है कि अकार्बनिक कंपाउंड से कार्बनिक कंपाउंड मिल गया, जो कहां पे बना? प्रयोगशाला में बनाया गया। तो आपके जो वोलर भाई साहब है उन्होंने बर्जीलियस को गलत साबित कर दिया। नहीं, आपके जो कार्बनिक कंपाउंड है वो प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस, प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद बहुत सारा खोज हुआ। जैसे अगर मैं आपको बता दूं तो बाद में कोल्बे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिटिक अम्ल, और बर्थोले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मीथेन को लैब में बनाया। आज के डेट की अगर मैं बात करूं तो 1,60,00,000 से ज्यादा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। पहले कहा जाता था कि कार्बनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में नहीं बनेगा, लेकिन उस चीज को गलत साबित किया हमारे वोलर साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया? यूरिया, जो कि एक कार्बनिक कंपाउंड है, उसको सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया और उन्होंने ये चीज साबित की कि नहीं, कार्बनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। बढ़िया, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आधुनिक परिभाषा की बात कर लेते हैं, जो किसने दिया? हमारे लेवोजियर भाई साहब ने दिया। लेवोजियर भाई साहब कहते हैं कि कार्बनिक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य रूप से क्या होंगे? कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे, हमेशा होंगे। इसलिए कार्बनिक रसायन वास्तव में जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा होते हैं। और एक चीज गांठ बांध लेना, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा होता है उसको हम नाम देते हैं भैया हाइड्रोकार्बन। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो इन्होंने कहा इसलिए कार्बनिक रसायन वास्तव में हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों यानी डेरिवेटिव का मतलब होता है जो उनसे मिल करके बना हो, उनके द्वारा बना हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक जो है वो कहां से बनता है? वो आपके हाइड्रोकार्बन से बनता है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से बनता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा होंगे। बात समझ में आ रही है? यस। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। चलो अब ये जान लेते हैं कि हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। तो सुबह से लेके शाम तक, है ना, गाना नहीं गाना है, सुबह से लेके शाम तक जीवन में कार्बनिक यौगिक बहुत जरूरी होता है। जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन हो गया। अगर हम दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बात करें तो कागज, कपड़ा, चमड़ा, साबुन, रंग, प्लास्टिक, बच्चों के खिलौने, सब जगह ये आपको मिलेंगे। ठीक है, कृत्रिम कपड़ों में भी मिलेंगे आपको, कीटनाशक में मिलेंगे, दवाइयों में मिलेंगे, युद्ध क्षेत्र में जो भी आप एक्सप्लोजिव वगैरह बनाते हैं उसमें ये आपको मिलेंगे। यानी हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर धरती पे से आप कार्बन को हटा दे, अगर आप धरती पे से कार्बन को हटा देंगे भैया, तो आपकी धरती चंद्रमा की जैसे क्या हो जाएगी? लाइफलेस हो जाएगी। चंद्रमा के जैसे जीवनहीन हो जाएगी, जीवन विहीन हो जाएगी। यानी आपके जो कार्बन है वो हर जगह पाए जा रहे हैं, हर जगह पाए जा रहे हैं धरती पे। अगर कार्बन को हटा देंगे, अगर धरती से कार्बन हटा दिया जाए तो पृथ्वी चंद्रमा की तरह जीवन विहीन, लाइफलेस हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो कमेंट सेक्शन में #DSM कौन लिखेगा? हम लिखेंगे क्या? हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में #DSM लिखना। मैं कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ बेटा। चलो अब बात करते हैं कि एक आपके किताब में ना एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, क्रियाकलाप दिया हुआ है। उसमें आपको कहा जा रहा है कि कार्बन की उपस्थिति की जांच आप कैसे कर रहे हैं,
कैसे कर रहे हैं चलो पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर आपको इमेज के थ्रू भी मैं समझाऊंगी। कहा जा रहा है किसी कार्बनिक पदार्थ को एक प्याली, कोई भी कार्बनिक पदार्थ ले लो जिसमें कार्बन हो, चीनी वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें कार्बन हो, उसको एक प्याली में रखो और बेटा कॉपर ऑक्साइड के साथ उसको क्या करोगे, तेजी से गर्म कर दोगे। कोई भी कार्बनिक पदार्थ लो जिसमें कार्बन हो, ठीक है, उसमें तुम क्या मिलाओगे, कॉपर ऑक्साइड मिलाओगे, फिर उसको क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे। जब उसको गर्म करोगे तो वहां से एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस गैस को जब तुम किसके ऊपर से, चूने के पानी यानी लाइम वाटर के ऊपर से पास कराते हो तो नीचे का शेप बनता है व्हाइट कलर का, प्रेसिपिटेट बनता है, और उसकी वजह से आपका ये चूना पानी कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूध के जैसा दिखने लगता है, ठीक है, जिससे साबित होता है कि पदार्थ में कार्बन था। अब एक्सपेरिमेंट एक बार देख लो, ये क्या है बेटा, ये कॉपर ऑक्साइड है, जैसा कि मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड आप लेंगे, उसके साथ कोई भी कार्बन वाला पदार्थ ले लो, उसको क्या करोगे, गर्म करोगे तो एक गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। जब गैस निकलती है तो तीर ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तुम चूने पानी के ऊपर से अगर पास करोगे तो एक अवशेप बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट कलर का होता है, ठोस होता है, नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा चूना पानी कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे हम देखेंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे हम देखेंगे। मैंने एक परख नली ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने एक कार्बनिक पदार्थ लिया, कार्बनिक पदार्थ के साथ मैंने कॉपर ऑक्साइड मिलाया, उसको हमने क्या किया, बर्नर के ऊपर रख के गर्म कर दिया। जब गर्म करेंगे तो एक गैस निकलती है, गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखो तुम किसके ऊपर से पास करा रहे हो बेटा, चूने के पानी यानी लाइम वाटर के ऊपर से पास करा रहे हो, तो क्या बन रहा है बेटा, एक अवशेप बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, जिसको तुम बोलते हो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। वो ठोस होता है, नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से आपका चूना पानी कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने जो पदार्थ लिया था उसमें क्या था, कार्बन था। इस तरीके से तुम कार्बन की उपस्थिति का क्या लगाते हो, पता लगाते हो। बात समझ में आ गई क्या? यस। आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है? यस। स्टोरी की तरह मैं तुम्हारे दिमाग में घुसाने की पूरा कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे हम सहसंयोजक बंधन की। सहसंयोजक बंधन का मतलब होता है बेटा कि शेयरिंग से बना हुआ बंध, शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड। जैसे तुमने और मैंने मिलके एक कंपनी खोली। अब मेरे पास उतना पैसा था नहीं कि मैं अकेले कंपनी खड़ी कर लूं, तुम्हारे पास भी उतना पैसा नहीं था कि तुम अकेले कंपनी खड़ी कर लो, है ना। तो मैंने और तुमने डिसाइड किया कि चलो साथ में शेयर करते हैं अपने पैसों को और शेयरिंग से एक कंपनी खड़ी करते हैं, ठीक है, बढ़िया। आज मेरा तुमसे पट रहा है तो मैं क्या करूंगी, तुमसे शेयर करके कंपनी खड़ी कर लूंगी। कल मेरा तुमसे ना पटे, मैं अपना शेयर वापस ले लूं, तुम्हारी कंपनी तो गिर जाएगी। इसका मतलब है कि क्या आकर्षण बल कम होगा या नहीं होगा, आगे देखते हैं। अभी फिलहाल हम समझेंगे संयोजक बंधन के बारे में, यानी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। जब दो परमाणु अपने बाहरी शेल को पूरा करने के लिए, स्थिर और स्टेबल बनाने के लिए अपने आप को आपस में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझना, अगर मैं बात करूं बेटा मीथेन की, CH4 की बात करूं, तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 और 4 होगा, राइट। बात समझ में आ गई, 2 और 4। तो बाहरी कक्षा में अगर 2n², जो कि मैंने आपको पहले या दूसरे चैप्टर में ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। तो अगर हम 2n² से देखें तो बाहरी कक्षा में 2, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 होगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 8, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 18, 4 रखोगे तो 32। बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इनके पास कितने हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको 4 और चाहिए। इनको क्या होगा बेटा, 4 और चाहिए, है ना। अब आप कहेंगे कि दीदू अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दें तो इनके पास तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी काम हो जाता है, बढ़िया, है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी को दे देना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है भाई। मैं कह रही हूं कि तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो क्या तुम किसी को 4 दे दोगे? नहीं दे पाओगे। ज्यादा से ज्यादा तुम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो, दान कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए ले लेता है तब क्या होगा। मैं कह रही हूं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, अच्छी राइटिंग में थोड़ा लिखते हैं, है ना। जो एटॉमिक नंबर होता है मेरे लाल, वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी परमाणु अगर है तो परमाणु की नाभिक में, न्यूक्लियस में
जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये एक परमाणु है, ये इसका नाभिक है, इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या होगा। ठीक है, परमाणु संख्या होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे 8। लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6। तो 6 प्रोटॉन वाले परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन संभाल सकते हैं क्या? नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है और 4 और ले लेगा, 10 हो जाएगा। 8 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैं कह रही हूं कि 6 प्रोटॉन वाला परमाणु 10 इलेक्ट्रॉन संभाल सकता है क्या? नहीं संभाल सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है हमेशा के लिए, इसलिए ये क्या करेगा, साझा करेगा। क्या करेगा बेटा, साझा करेगा। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1, लेकिन बेटा कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। ठीक है, अब चलो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है कार्बन, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। बढ़िया, बात समझ में आ गई क्या? यस। अब अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, 1-1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1-1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो कार्बन कहता है कि अगर तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन ने क्या किया बेटा, इन सभी के इलेक्ट्रॉन को साझा कर लिया, इन सभी के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, साझा कर लिया। अब गिनो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 4 की जगह 8 हो जाएंगे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो पूरा हो जाएगा। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कहता है कि भैया तुम भी तो अपना मुझे दो, तुम भी तो अपना मुझे दो, तुम भी तो अपना मुझे दो, तुम भी तो मुझे अपना दो, तो हाइड्रोजन का भी काम हो जाता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, और कार्बन हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन उधार लेके अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। इसको बोलते हैं साझाकरण, इसको बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग से इन्होंने अपने ऑक्टेट को, अपनी बाहरी कक्षा को पूरा कर लिया। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 2 हो जाएंगे और कार्बन की बाहरी कक्षा में 8 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई क्या? इसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर? बढ़िया, दिमाग में घुस गया क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब एकल बंध की हम बात करेंगे। एकल बंध का मतलब होता है भैया कि किसी भी परमाणु के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का साझाकरण हुआ है वो 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझाकरण हो रहा है, जिससे एक बॉन्ड बन रहा है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात कर ले बेटा, तो हमने तुमको बताया कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालोगे तो एक ही होगा, लेकिन कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। कितने? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, है ना? अच्छा, मेरे लेक्चर को ना कोई *2 के स्पीड पे देख नहीं सकता है बेटा, है ना? हम खुद ही *2 पे बोलते हैं, नॉर्मली हम *2 पे बोलते हैं ना, तो अगर हमारे लेक्चर को तुम *2 पे देखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा, सब ऐसे निकल जाएगा, है ना? अब आप खुद ही सोचते होगे कि ये मैडम इतनी तेज कैसे बोलती हैं, भाई थोड़ा धीरे बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? अब मेरे को धीरे बोला नहीं जाता है लाल, मैं पता नहीं बोलने की स्पीड मेरी तेज हो गई है, मतलब इतना तेज मैं बोलने लगती हूँ कभी कभी कि मैं जो बोलती हूँ वही क्लियर नहीं हो पाता है ना? आओ, *2 पे मत देखना लेक्चर को, आओ। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इसकी बाहरी कक्षा में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई क्या? हाँ। अब अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को जरूरत है, इन दोनों को जरूरत है, तो ये वाला इसका उधार ले लेगा, ये वाला क्या करेगा, इसका उधार ले लेगा। अब इस उधारी से जो रिश्ता बना, जो बॉन्ड बना, वो कितना हो गया, 1 बॉन्ड बना, तो ये हो गया एकल बंध, ये हो गया एकल बंध। ये वो वाला सिस्टम है जैसे कि तुम हो, तुम्हारी दोस्त है ना, लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कियों में ऐसा हो जाता है, तुम हो, तुम्हारी दोस्त है, तुमको शादी में जाना है, अब तुमने अपना सारा कपड़ा शादी में ऑलरेडी पहन लिया, अब तुम खरीद तो सकती नहीं हो, है ना, घर वाले मारेंगे, भैया कपड़ा खरीदती हो पहनती हो नहीं, अब लहंगा पहन के घर में तो काम करोगी नहीं, तो तुमने अपनी दोस्त से बोला कि कुछ दिन के लिए अगर अपना कपड़ा उधार दे देती मुझे तो मेरा काम हो जाता। ठीक है, तुम्हारी दोस्त बोली कि अच्छा तुम अपना लहंगा मुझे दे दो, मुझे भी शादी में जाना है, मेरा भी काम हो जाएगा, तो तुमने क्या किया भैया, उधारी करके अपना काम पूरा कर लिया। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि इसको 2 चाहिए थे, तो इसने कहा कि अपना कुछ दिन के लिए मुझे दे दो, मेरा काम हो जाएगा, इसने भी कहा कि अपना कुछ दिन के लिए मुझे दे दो, मेरा भी काम हो जाएगा, और इस वजह से शेयरिंग से जो बंध बना वो कितना बंध बना, 1 बंध बना। सेम यही कहानी होता है बेटा क्लोरीन में। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है बेटा 17।
ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, यानी एटॉमिक नंबर की बात मैं कर रही हूँ। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो वो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 7 हो जाएगा, है ना, 2 8 7 हो जाएगा, 17 हो गए क्या। हाँ, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेटा कम से कम 8 होने चाहिए, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि मैडम ऊपर तो आपने बताया था 2 8 18, है ना, तो यहाँ पे तो 18 होने चाहिए। अगर यहाँ पे 18 लगा दोगे तो परमाणु संख्या तो भैया 17 ही है, 18 कैसे कर सकते हो, 7 करोगे फिर तुम यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। यस, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इसको और, है ना। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। मैंने कहा कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या। हाँ, अब इस वाले क्लोरीन की बात करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे लाल, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। अरे भाई हाँ, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये वाला क्लोरीन इससे उधार ले लेगा कुछ दिन के लिए। काम हो गया क्या, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। यस, ये बोलेगा कि भैया तुम भी मुझे अपना कुछ दिन के लिए उधार दे दो, इसका भी काम हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन दोनों इनके बीच में जो शेयरिंग हुआ, जो रिश्ता बना, जो बंध बना, वो कितना बंध है बेटा, एक बंध है। बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब होता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, साझा होते हैं, शेयर होते हैं। इज इट क्लियर। अच्छा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। परमाणु संख्या जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद तुम देखोगे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको त्यागना है या लेना है। बात समझ में आ रही है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन तुम नहीं त्याग सकते, तुम त्यागोगे कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो तुम त्याग सकते हो, कम से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं त्याग सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या। यस, और तुम ले कितना सकते हो बेटा, तुम ले सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, साझा करोगे। बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, वो किस केस में होगा, वो होगा आपके कार्बन के केस में। जैसे मैंने आपको मीथेन के बारे में बताया था, मीथेन में क्या है, परमाणु संख्या कितना है भैया, कार्बन का परमाणु संख्या है 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमने निकाला तो वहां पे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 और की जरूरत है, तो वो किसी से 4 ले थोड़ी ना लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया अगर उसका परमाणु संख्या है 6, ठीक है, 6 प्रोटॉन वाला परमाणु 10 इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल सकता। बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है, वो क्या करेगा, साझा करेगा। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम द्विबंध की बात करेंगे। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कितना होगा, 2 होगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने और की जरूरत है बेटा, 2 और इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत पड़ेगी, 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। चलो ड्रॉ कर लेते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जब हम ड्रॉ करते हैं तो मैंने कहा बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बढ़िया। यस, अब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कहता है कि अगर तुम अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे तो मेरा काम तो हो जाएगा। ये भी बोलता है कि भैया तुम भी दे दो ना, मेरा काम भी हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बाहरी कक्षा में, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बाहरी कक्षा में। लेकिन इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, उस शेयरिंग से, उस साझाकरण से कितने बंध बने, 2 बंध बन गए। तो ये होता है बेटा द्विबंधन, डबल बॉन्ड। समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है क्या बात। यस, आगे बढ़े। अब हम त्रिबंधन की बात करेंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 और 5 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम 2 नाइट्रोजन के आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो कैसे शेयर करेंगे, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब इसकी बाहरी कक्षा में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब 5 ये त्याग तो सकता नहीं है, तो ये क्या करेगा, 3 क्या करेगा, शेयर कर लेगा किसी के साथ। क्या कर लेगा, 3 शेयर कर लेगा किसी के साथ। बात समझ में आ रही है। यस, तो ये कहेगा कि अगर तुम अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देते तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता। ये बोलता है ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। ये बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देते तो मेरा काम भी हो जाता। तो ये बोलता है ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस शेयरिंग से इन दोनों का ऑक्टेट, बाहरी कक्षा, बाहरी सेल जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कितना बंध बना, कितना बॉन्ड बना, तो 3 बॉन्ड बना, और इसी को बोलते हैं त्रिबंधन या फिर ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया क्या। यस,
अब आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं की, जैसे अगर हम H2O की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, जल की बात करते हैं ना। तो मैंने कहा कि आपका हाइड्रोजन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और आपका ऑक्सीजन जो है उसको बेटा 6, 7, 8, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो। ठीक है, अब अगर हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो इसके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये इससे शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इससे शेयर कर लेगा। तो इसके पास 6 थे और एक एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, तो इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 थे, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से एक एक शेयर कर लिया, तो इसके पास कितने हो गए बेटा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, क्या दोनों का बाहरी कक्षा पूरा हो चुका है नियम के अनुसार? यस, ऑब्वियसली पूरा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बेटा शेयरिंग, यहाँ पे हो रहा है बेटा शेयरिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे हो रहा है शेयरिंग। इज इट क्लियर? यस। अब आगे बात करेंगे हम बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की, अच्छा अमोनिया की बात कर लेते हैं। अभी अमोनिया है, NH3 है, क्या है बेटा, NH3 है। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या की बात करें तो 7 था, 2 और 5 हुआ, 2 और 5 हुआ। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको बेटा जी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, NH3 है। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक की जरूरत है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो शेयर हो गया, यहाँ पे देखो शेयर हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर कर लिया, किसके, हाइड्रोजन के साथ। तो 3 की जरूरत है, 3 शेयर कर लिया। क्या बाहरी कक्षा पूरा हो चुका है? यस, पूरा हो चुका है, बढ़िया। और हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उसने क्या किया, नाइट्रोजन से एक एक शेयर कर लिया, हाइड्रोजन के पास भी 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या बाहरी कक्षा पूरा हो चुका है? यस। अब आगे हम बात करेंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी बात करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। ठीक है, यहाँ पे भी एक एक बॉन्ड बना है, यहाँ पे भी एक एक बॉन्ड बना है, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो तुम देखना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 2 बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, चलो दिखाते हैं। मैंने कहा कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो 2 और 4। ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं परमाणु संख्या होता है 8, और इसका जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो 2 और 6 होता है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बढ़िया। क्या यहाँ पे अभी तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रही हूँ कार्बन है और ये क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। CO2 का मतलब क्या होता है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु और 1 कार्बन का परमाणु। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मेरे लाल, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसने क्या किया, कार्बन से शेयर कर लिया, इसने क्या किया, कार्बन से शेयर कर लिया। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, कार्बन ने ऑक्सीजन से शेयर कर लिया। ठीक है, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में क्या हो चुके हैं, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कैसे, 4 पहले से थे और 2 इससे शेयर कर लिया, तो 4 और इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, शेयर कर लिए। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, तो 2 इस कार्बन से लिया तो 8 हो गया। इसके पास भी पहले से 6 थे, 2 इस कार्बन से लिया तो इसके पास क्या हो गया, 8 हो चुके हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं बेटा, 2 2 बॉन्ड बने हैं। बात समझ में आ गई क्या, यानी इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंधन होता है। इज इट क्लियर? लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ चुका है क्या आप सभी को? आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम गंधक की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं सल्फर, जिसको तुम S8 से रिप्रेजेंट करते हो, दर्शाते हो। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो सल्फर के 8 परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाते हैं बेटा जी, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो राजा के मुकुट की तरह आपको दिखेगा, राजा के मुकुट की तरह आपको दिखेगा। ये एक बंद स्ट्रक्चर होगा, एक बंद वलय होगा। ठीक है, क्लोज्ड रिंग की तरह आपको दिखेगा। 8 परमाणु होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे और उससे एक क्राउन की तरह, शाही ताज की तरह, मुकुट की तरह एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो क्या होगा बेटा जी, जो S8 का होता है, जो गंधक का होता है, जो सल्फर का होता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ चुकी है? तो ये पूछा जाता है कि भैया राजा के मुकुट की तरह, राजा के मुकुट की तरह, शाही ताज की तरह स्ट्रक्चर किसका होता है, तो गंधक का होता है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कार्बन के अप्रूव के बारे में सवाल पूछा जाता है, ना केवल 10th में बेटा, ना केवल 10th में,
इवन आप हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, या फिर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाएंगे, उसके बाद कुछ बच्चे CDS FCAT करेंगे, डिफेंस में जाएंगे, कुछ जाएंगे स्टेट PCS वगैरह में, कुछ जाएंगे UPSC वगैरह में, कुछ जाएंगे नीट में, कुछ जाएंगे JEE में। ये जो बेसिक्स है ना, ये आपको हर जगह मिलेगा बेटा, हर जगह मिलेगा। इवन मैं आपको कह रही हूँ बड़े से बड़ी परीक्षा जो होती है जैसे स्टेट PCS वगैरह, उसमें जो साइंस एंड टेक होता है, 10th तक का पूरा साइंस आता है उसमें, 10th तक का पूरा साइंस, ये चीजें आपको मिलेंगी, ना केवल 10th के बाद, ना केवल 10th के साथ, इवन 10th के बाद भी मिलेंगी। नीट, JEE, स्टेट PCS, UPSC, हर जगह, डिफेंस, हर जगह आपको मिलेंगी, तो ध्यान से पढ़ना। जब हम कार्बन के अप्रूव की बात करते हैं, जब हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, तो हम 3 अप्रूव पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हीरा, एक पढ़ते हैं ग्रेफाइट और एक पढ़ते हैं फुलेरिन। लेकिन ये अप्रूव होते क्या है, एलोट्रॉप्स होते क्या है, उसका मतलब एक बार समझ लो। प्रकृति में कार्बन कई रूपों में मिलता है, जिसके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। रासायनिक गुण समान होंगे, लेकिन बेटा उनका भौतिक गुण एक दूसरे से अलग हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक गुण तो समान होंगे, अंदर वाला जो घटक होता है रासायनिक, उसका गुण जो होगा वो समान होगा, लेकिन भौतिक गुण जो हो जाएगा अलग हो जाएगा। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन हो गया। अब सवाल आपसे पूछा जाता है कि कितने अप्रूव होते हैं कार्बन के, तो आप कहेंगे 3 अप्रूव होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब एक एक एलोट्रॉप्स को, एक एक अप्रूव को क्या करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे जब हम हीरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हीरा की बात करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि अभी जो मिशन जीत लॉन्च हुआ है उसमें द्रोणा बैच है ना, उसमें हीरा टीचर्स आर बैक, है ना, तो वो वाला हीरा नहीं है बेटा, ये आपका डायमंड वाला हीरा है ना। तो जब भी मैं हीरा पढ़ती हूँ ना, मेरे को वो वाली लाइन पता नहीं याद आ जाती है, हीरा टीचर्स आर बैक। चलो अब बात करते हैं बेटा हीरा की जब हम बात करेंगे, तो हीरा जो डायमंड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसमें एक कार्बन का परमाणु अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। अगर जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये रहा आपका हीरा डायमंड, एक कार्बन का परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से क्या है बेटा, जुड़ा हुआ है, अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है क्या आप सभी को? यस। चलो आगे अब मैं आपको बताऊं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन जो होगा वो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा। जैसे ये देखना, ये एक कार्बन है ना, काले रंग से दिखाते हैं, ये एक कार्बन है, ये अन्य 3 कार्बनों से, 1, 2 और 3 कार्बनों से क्या है बेटा, जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है, अन्य 3 कार्बनों से क्या है बेटा, जुड़ा हुआ है। और ये जो ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट जो होता है ये लेयर स्ट्रक्चर में होता है, ऊपर एक लेयर होती है, फिर नीचे लेयर होती है। तो ये कैसी होती है बेटा, परतदार होती है। हेक्सागोनल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको 6 कोण दिखेंगे, 6 कोण दिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये आपकी क्या है, ग्रेफाइट है, ये आपकी ग्रेफाइट है। तो 1 2 3 4 5 6 कोण आपको दिख रहे हैं, इसलिए आपने इसको क्या बोला, षष्ठकोणीय बोला। और ये परतदार होती है, देखो ये ऊपरी परत है, ये नीचे की परत है, इसके नीचे भी परत होगी, और इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब आप हीरा की बात करते हो तो उसमें एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। बढ़िया, समझ में आ रही है क्या बात? एक और चीज बेटा, आपने पेंसिल यूज करी होगी अपने लोअर क्लासेस में, अभी भी यूज करते होंगे आप। पेंसिल के अंदर जो काला वाला हिस्सा होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट की एक बहुत अच्छी चीज है कि वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, सुचालक ऑफ विद्युत या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ग्रेफाइट जो होती है वो विद्युत की सुचालक है या कुचालक है, तो वो होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुचालक होती है वो। एक प्रैक्टिकल भी किया जाता है, जब आगे क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे, आगे चैप्टर्स में जाएंगे, तो ग्रेफाइट यानी पेंसिल से हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। वहां पे ये प्रूफ होता है कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे बात करते हैं फुलेरिन की। तो फुलेरिन में कितने परमाणु होते हैं कार्बन के, 60 परमाणु होते हैं, इसलिए इसको C60 से दर्शाया जाता है। 60 कार्बन के परमाणु इसमें होते हैं, और ये जो परमाणु होंगे ये फुटबॉल की तरह अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और ये जो नाम पड़ा है, ये एक साइंटिस्ट के ऊपर, शिल्पकार के ऊपर, अमेरिकी शिल्पकार हैं जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, उनके नाम पर बकमिंस्टर फुलेरिन या फिर बेटा बकी बॉल भी नाम रखा गया है। इन्हीं के नाम के ऊपर इसको फुलेरिन, ठीक है, या फिर C60 जिससे दर्शाते हैं वो कहा गया है। इसमें कार्बन के कितने परमाणु होंगे, 60 परमाणु होंगे, वो एक दूसरे को अपने आप को अरेंज करके फुटबॉल की तरह अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंधन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सहसंयोजक बंधन जो होती है वो कैसे बनती है बेटा, शेयरिंग से बनती है। जब हम आयनिक यौगिक की बात करते हैं, आयनिक यौगिक में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको समझाया था, पिछले चैप्टर में बताया हुआ है ऑलरेडी कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl,
फॉर एग्जाम्पल NaCl, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तो सोडियम जो होता है उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए दे देता है, ठीक है, पूर्ण स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब हम सहसंयोजन बंधन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें शेयरिंग होता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है पूरी तरीके से, लेकिन जब आप कार्बनिक यौगिकों में बना हुआ सहसंयोजन बंधन की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझाकरण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर होता है। किसके बेटा जी, कार्बनिक यौगिक जो सहसंयोजन बंधन होते हैं उनमें आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। मैंने कहा कि मैंने और तुमने एक कंपनी खड़ी की है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आज मेरा तुमसे पट रहा है, मैं और तुम मिलकर कंपनी चला रहे, कल मेरा तुमसे ना पटे, मैं कहूंगी भैया मेरा शेयर वापस करो, मैं नहीं चला सकती तुम्हारे साथ कंपनी, फिर तो तुम्हारी कंपनी गिर जाएगी। चूंकि यह शेयरिंग से बना हुआ है तो बेटा आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा। मैं कभी भी तुमको धोखा दे सकती हूँ, अपना शेयर वापस ले सकती हूँ। आकर्षण बल कमजोर होगा जिसके वजह से इनका गलनांक और कथनांक भी कम होगा, ठीक है। तो क्योंकि इनके अंदर पहले से बल बहुत कमजोर है तो इनको तोड़ने के लिए तुम्हें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बेटा कम ऊर्जा यानी कि कम गलनांक और कथनांक इनका, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका कम है, कम ऊर्जा देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इनके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आकर्षण बल जो है वो पहले से कमजोर है, ठीक है। विद्युत के कुचालक की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं, क्योंकि विद्युत के सुचालक होने के लिए एक क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ती है। वो क्राइटेरिया होती है कि तुम्हारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो ये यहां से यहां लेकर के जाएगा, है ना। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो बिजली की सुचालक कैसे होगी, बिजली का प्रवाह कैसे होगा। इसीलिए विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके पास इनमें कोई मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए बिजली के कुचालक हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, किसी ना किसी के साथ इनकी सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो कहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाता है आपसे, है ना, ये दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, कार्बन चतुर संयोजक टेट्रावेलेंट होता है, इसको दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कार्बन के लिए क्या सही है, तो कार्बन हमेशा चतुर संयोजक होता है। जैसे जब हम मीथेन की बात करते हैं बेटा, CH4 की बात करते हैं, अच्छा ये कौन है बेटा, मैं हूं, है ना, हाउ क्यूट। जब हम मीथेन की बात करते हैं तो मैंने कहा कि कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि कार्बन जो होता है बेटा, ठीक है, कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता है हमेशा के लिए। क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि कार्बन परमाणु के अंदर प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 6, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब ये 4 किसी से और ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो 10 हो जाएंगे, तो 6 प्रोटॉन वाला परमाणु, 6 प्रोटॉन वाला कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल सकता है, इसलिए ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन उधार नहीं लेगा। ये क्या करेगा, शेयर करेगा, इसकी मजबूरी है। और बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, तुमको शायद समझ में ना आए, ठीक है, ये क्या है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये किसी से 4 हमेशा के लिए शेयर नहीं कर पाएगा, पहले समझाया हुआ है। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन ही संभाल पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी मजबूरी है, ये शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता है, बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो भैया यहाँ पे मैंने आपको कहा कि कार्बन चतुर संयोजक होता है, मतलब कार्बन हमेशा और हमेशा किसी ना किसी से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ही करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रही है, 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा कार्बन हमेशा, इसीलिए इसको क्या बोला गया, चतुर संयोजक बोला गया है। और वो जो बॉन्ड होंगे वो कैसे बनेंगे, साझाकरण से, शेयरिंग से बनेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, दिमाग में घुसिस कि नहीं घुसिस? अगर दिमाग में घुस गईस तो भैया कमेंट सेक्शन में #DSM, समझदार हो। चलो आगे बढ़ते हैं, श्रृंखलन का गुण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टी, एक और गुण होते हैं। अच्छा, केवल तुम्हारे पास ही 36 के 36 गुण होंगे, कार्बन के पास भी बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। हमसे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हो चुका है कार्बन भी, चतुर संयोजक टेट्रावेलेंट भी होता है। और बेटा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, श्रृंखलन का गुण शो करता है। मैंने आपको कहा कार्बन के परमाणु में यह खास गुण होता है कि वे आपस में जुड़कर एक लंबी चेन या श्रृंखला बना सकते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये है, ये है, ये है, आपस में जुड़ करके एक लंबी चेन बना सकते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, और इसी गुण की वजह से इसको श्रृंखलन, कैटिनेशन कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, श्रृंखलन का गुण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहा गया। इसी गुण के वजह से ही दुनिया में कार्बन लाखों यौगिकों में मौजूद है, ठीक है, क्या है, मौजूद है।
मजबूत नहीं, मौजूद। इसी गुण की वजह से, किस गुण की वजह से? श्रृंखलन का गुण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही आपका कार्बन लाखों यौगिकों में मौजूद है। मजबूत क्यों बोल रही हूं मैं बार बार, मौजूद है। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। तो कार्बन जो है बेटा वो क्या कर सकता है, वो श्रृंखलन का गुण शो करता है, यानी लंबी चेन बना सकता है आपस में जुड़ करके, और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन का गुण। बढ़िया, समझ में आ गया क्या? तो ये भी आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर सवाल में कि श्रृंखलन का गुण कौन शो करता है, तो आप कहेंगे कार्बन शो करता है। श्रृंखलन का मतलब है कि आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना देने वाला गुण, जो किसके पास होता है? कार्बन के पास होता है। अब आगे हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के सूत्र लिखने के कितने तरीके होते हैं। उनमें से जब हम पहले तरीके लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करते हैं, तो इसमें हम जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो चुका है, जो इलेक्ट्रॉन साझा हो चुका है, उसको गोले के अंदर दिखाते हैं। क्योंकि हम बेटा लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो इसको तुम इलेक्ट्रॉन को हमेशा किसके अंदर? गोले के अंदर दिखाओगे। जैसे मैंने कहा ये कार्बन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मीथेन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास बेटा, हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास बेटा 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा। कार्बन क्या करेगा? शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन भी शेयर कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं उनको तुम गोले के अंदर दिखाओगे। अब ये इलेक्ट्रॉन तुम डॉट से भी दिखा सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन तुम क्रॉस से भी दिखा सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, तुम ऐसे भी लिख सकते थे इलेक्ट्रॉन को। तो इन परमाणुओं के बीच साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस के रूप में गोले के अंदर दिखाया जाता है जब तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। बढ़िया, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इसको भी तुम गोले के अंदर ही दिखा रहे हो, इसको भी तुम गोले के अंदर ही दिखा रहे हो। अब आप कहेंगे कि मैडम इथेन का भी एक बार ड्रॉ कर दो, तो चलो इथेन का भी तुम्हारे लिए ड्रॉ ही कर देते हैं। ये है कार्बन, ये है कार्बन। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 1 1 1 1 1। ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा बेटा? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा बेटा? शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा, और एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो 3 ही है, हाइड्रोजन तो 3 ही है, तो भैया इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो एक कार्बन से शेयर कर लेगा। अब ये वाला कार्बन जो है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के, 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, तो इसको हम किसके? गोले के अंदर दर्शाएंगे। वही चीज यहाँ पे इथेन में है, सेम वही चीज यहाँ प्रोपेन में है। ठीक है। अब एक कार्बन के लिए मिथ लगता है, और 2 कार्बन के लिए इथ लगता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है। ठीक है, आगे आपको बताएंगे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ये आगे आपको बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है? अगर हाँ, तो भैया कमेंट सेक्शन में लिखने में कंजूसी नहीं करना है। ठीक है। दूसरा तरीका अगर हम आपको बताएं, तो दूसरा तरीका होता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, उनको तुम एक डंडे से दिखा दोगे। किससे दिखा दोगे भैया? उनको तुम एक सीधी रेखा से, एक डंडे से दिखा दोगे। अगेन जब हम मीथेन की बात करते हैं, हमने कहा मीथेन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को क्या है बेटा? 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन को भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इन दोनों ने आपस में शेयर किया, इन दोनों ने आपस में, इन दोनों ने आपस में, इन दोनों ने आपस में। तो तुमने जो इलेक्ट्रॉन शेयर है उसको गोले में न दिखा करके बेटा एक सीधी रेखा से दिखाई, इसको बोलते हैं संरचना सूत्र। समझ में आ गया? सेम यहाँ पे भी वही हुआ है, सेम यहाँ पे भी वही हुआ है। आगे बढ़े। जब हम त्रिविम सूत्र की बात करते हैं बेटा, तो त्रिविम सूत्र में क्या होता है? जो पीछे की तरफ होता है उसको तुम डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाते हो, और जो आगे की तरफ होता है बेटा उसको तुम इस मोटी लाइन से दर्शाते हो। इसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? और ये बाकी ये दोनों जो है बेटा, ये समतल के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? समतल के लिए होते हैं। तो 3 तरीके से तुम क्या करते हो? 3 तरीके से ये कार्बन यौगिकों के सूत्र 3 तरीके से लिखे जाते हैं। पहला हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया संरचना सूत्र, और तीसरा हो गया आपका त्रिविम सूत्र। बढ़िया, ठीक है। अब हम हाइड्रोकार्बन के उदाहरण की बात कर लेते हैं थोड़ा। जैसे हम मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन से कार्बन का 1 कार्बन परमाणु होगा और 4 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। मीथेन का मतलब होता है CH4, इथेन का C2H6, प्रोप का C3H8। इसका मतलब क्या है? तात्पर्य क्या है? मैंने कहा मिथ जब आएगा तो मिथ में होगा कार्बन के 1 परमाणु, इथ में 2 कार्बन होगा, प्रोप में 3 कार्बन होगा, ब्यूट में 4 कार्बन होगा, पेंट का मतलब 5 कार्बन होगा।
पेंट का मतलब क्या होगा बेटा, 5 कार्बन होगा। अब चूंकि यहाँ पे एन लगा हुआ है, चूंकि एन लगा हुआ है, एन का मतलब है एल्केन, एन का मतलब है एल्केन, एल्केन अल्कीन अल्काइन अभी आगे बताएंगे, परेशान मत होना, ये अल्केन है। तो अल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब अगर n की वैल्यू तुम 1 रखोगे, मान लो हमने n की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, H2 × 1+2 क्या हो गया, C1H2+2 CH4 हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, CH4 हो गया, ये हो गया मिथेन। मिथ का मतलब एक कार्बन और एन का मतलब बेटा क्या है, एन का मतलब है एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। आगे बताएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इथ का मतलब 2 कार्बन और n की वैल्यू जब तुम 2 रखोगे तो यहाँ पे H6 आ जाएगा इस फॉर्मूले में, ठीक है, इस फॉर्मूले में। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन और n की वैल्यू जब तुम 3 रखोगे इस फॉर्मूले में तो यहाँ H8 आ जाएगा। तो जब हम C4 की बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं, तो CH4 से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि एक कार्बन होगा, उसके आसपास 4 हाइड्रोजन होंगे, एक कार्बन होगा उसके आसपास 4 हाइड्रोजन होंगे, जो क्या होंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है। वैसे जब हम इथेन की बात करते हैं, C2H6 की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 कार्बन होगा और 3 हाइड्रोजन होगा, 2 कार्बन होगा और 3 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है, यस। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पे 3 कार्बन होगा और 8 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 4 कार्बन होगा और 10 हाइड्रोजन होंगे। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब आगे यहाँ पे हम समझते हैं रासायनिक सूत्रों के प्रकार के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, रासायनिक सूत्रों के प्रकार के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्बनिक यौगिक के मुख्य रूप से निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। पहला बेटा संरचना सूत्र, जिसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। दूसरा संगणित सूत्र, जिसको कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते हैं। तो जब हम संरचना सूत्र की बात करते हैं तो इसमें परमाणुओं के बीच सभी बंधनों को लाइनों द्वारा साफ साफ दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कहा था संरचना सूत्र में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उनको तुम क्या करोगे, एक सीधी रेखा से, एक डंडे से दर्शा दोगे, उसको बोलते हैं संरचना सूत्र। लेकिन जब हम संघनित सूत्र की बात करते हैं तो तुम यही डंडा क्या करोगे, हटा दोगे। स्थान बचाने के लिए ये काम किया जाता है। क्या, स्थान बचाने के लिए काम किया जाता है। यहाँ पे जब बंधनों को छिपा करके परमाणुओं को एक साथ लिखा जाता है, जैसे मैंने कहा ये क्या है, ये है C2H6 ही है, ठीक है। तो ये क्या बेटा, अगर तुमने इसमें बीच में डंडा लगा दिया तो ये हो जाएंगे संरचना सूत्र, अगर ये डंडा हटा दिया तो ये क्या हो जाएंगे, संघनित सूत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संघनित सूत्र हो जाएंगे। अब त्रिविम सूत्र की जब हम बात करते हैं, त्रिविम सूत्र देखना ये है, त्रिविम सूत्र ये है, इसमें क्या होता है, जब अणुओं को 3D स्पेस में दिखाया जाता है तो इसमें कागज के समतल पर सामान्य रेखा, ठीक है, ये क्या है, ये सामान्य रेखा है, ठीक है, समतल पर, कागज के समतल पर सामान्य रेखा दिखाई जाती है। पीछे की तरफ जो है उसे डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाएंगे और आगे की तरफ जो है उसे वेज यानी कि मोटी रेखा से उसे दर्शाया जाता है। तो 3 तरीके से तुम सूत्रों को दर्शा सकते हो, जो है संरचना सूत्र, जो है आपका संघनित सूत्र, संघनित में क्या करोगे, यही डंडा हटा दोगे, और एक होता है त्रिविम सूत्र। इज इट क्लियर, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाखों की संख्या में होने के कारण कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग क्या होंगे, आपकी कार्बनिक यौगिक है, पहला भाग होगा खुली श्रृंखला और दूसरा भाग होगा बंद श्रृंखला। जब हम खुली श्रृंखला की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक लंबी चेन होगी जो खुली हुई होगी। खुली श्रृंखला 2 प्रकार के होंगे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा संतृप्त, सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त। जब मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूंगी तो आपको समझना है एल्केन। क्या समझना है, एल्केन। और जब मैं अनसैचुरेटेड की बात करूंगी तो आपको अनसैचुरेटेड के अंदर आती है 2 चीजें, एक आती है एल्कीन, अनसैचुरेटेड 2 टाइप का है, एल्कीन और बेटा अल्काइन, अल्कीन और एल्काइन। अभी अगर इसकी मैं सूत्र आपको बताऊं, इसका सूत्र बताऊं तो इसका सूत्र होता है बेटा CnH2n+2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है। अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो इसका सूत्र होता है CnH2n, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होता है। अल्काइन की बात करूं तो इसका सूत्र होता है CnH2n-2, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज क्या करनी है, आपको याद रखनी है। क्या मैं इसको फिर से लिख दूं एक बार, ठीक है, एक बार मैं फिर से लिखती हूं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। ये है अल्केन, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जब हम अल्केन की बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n,
CnH2n+2। इसमें क्या होता है, 2 का नुकसान हो जाता है तो नॉर्मली तुम CnH2n लिखते हो। इसमें क्या होता है, 2 और का नुकसान हो जाता है, तुम लिखते हो CnH2n -2। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका सूत्र। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये किस में आता है बेटा, ये आता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यानी संतृप्त में, सैचुरेटेड में आता है। और ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं अनसैचुरेटेड में यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। बढ़िया, समझ में आ गया क्या? यही चीज बताया गया है कि जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपके एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है। जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपकी एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड। सूत्र के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, याद रखना है। अब फिर हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। जब हम बंद श्रृंखला की बात करते हैं तो बंद श्रृंखला में यानी क्लोज्ड चेन में आती है बेटा आपकी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि आपका बेंजीन हो गया जो कि बंद होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 यानी यहाँ पे 6 कार्बन होंगे और 6 ही हाइड्रोजन होंगे। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, जैसे कि बेंजीन की जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो बेंजीन का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें तुम अल्टरनेट में एक एक बॉन्ड और शो करते हो, अल्टरनेट में एक एक बॉन्ड और शो करते हो। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखना, अगर मैं इस बेंजीन की अब बात कर लेती हूँ तो यहाँ पे देखना, ये मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने एक बेंजीन ड्रॉ कर लिया है ना। अब मैंने तुमको कहा कि अल्टरनेट में एक एक बॉन्ड और शो करोगे, तो ये मैंने यहाँ पे शो कर लिया, एक मैंने यहाँ पे शो कर लिया और एक मैंने यहाँ पे शो कर लिया अल्टरनेट में, है ना। अल्टरनेट यानी कि एक एक डंडा छोड़ने के बाद एक एक डंडा और लगाओगे तुम। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कार्बन जहां भी होगा वो हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। जब मैं इस वाले कार्बन की बात करती हूँ, जब मैं किसकी बेटा जी, इस वाले कार्बन की बात करती हूँ, ये रहा आपका ये वाला कार्बन। जब इस कार्बन की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देखना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है क्या, यस। ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहा है क्या, यस। अब जब मैं इस वाले कार्बन की बात करती हूँ, इस वाले कार्बन को देखना, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना रहा है क्या, यस। इस वाले कार्बन की बात करती हूँ मैं, 2 ऊपर हैं, 3 और ये 4। इस वाले कार्बन की बात करती हूँ तो 1 ये हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए और बेटा ये हो गए 4। इस वाले अगर कार्बन की बात करती हूँ तो 2 इधर हो गए, 3 हो गए, ये हो गए 4। इस वाले कार्बन की बात करती हूँ तो 2 इधर हो गए, 1 ये हो गए और 1 ये हो गए 4। तो हर एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा होगा, इसीलिए तुम अल्टरनेट में एक एक डंडी और लगा देते हो। बात समझ में आ गई क्या, यस। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो यहाँ से आपको थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, जब अल्कोहल की हम बात करते हैं तो अल्कोहल के लिए क्या लगता है बेटा, OH, अल्कोहल के लिए OH। जब हम ईथर की बात करते हैं तो इसका सूत्र ये हो जाएगा। एल्डिहाइड या कीटोन की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O की बात हो जाएगी। जब हम स्पेशली एल्डिहाइड की बात करेंगे तो CHO हो जाएगा, है ना। जब स्पेशली कीटोन की आप बात करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, C डबल बॉन्ड O के आसपास 2 R समूह जरूर लगा होगा। C डबल बॉन्ड O के आसपास बेटा जी 2 R समूह, 2 कार्बन का समूह और लगा हुआ होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, स्पेशली कीटोन की तुम बात करते हो। ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करते हैं तो COOH हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए COOH हो जाता है, क्या हो गया, हाँ, COOH हो जाता है। जब हम ईस्टर की बात करते हैं तो COOR हो जाता है। और जब हम बेटा एमिनो समूह की बात करते हैं, एमीन की बात करते हैं तो NH2 हो जाता है। मेनली आपको क्या याद रखना है बेटा, आपको अल्कोहल के लिए OH याद रखना है, एल्डिहाइड के लिए CHO याद रखना है और कार्बोक्सिलिक समूह के लिए COOH याद रखना है और बेटा कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O याद रखना है और बेटा आपका अमीन के लिए हो जाएगा NH2 याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख लेना, इसमें से ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, बेयर मिनिमम इतना याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, यस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा समजातीय श्रेणी के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है तो जरा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना जरा। समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, होमो का मतलब भी होता है समान, जो एक ही फैमिली से हो। जैसे देखना, कार्बनिक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी श्रेणी जिसके क्रियाशील समूह जो हैं वो समान होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना, ये क्या है अल्कोहल, ये क्या है अल्कोहल, ये क्या है अल्कोहल, क्रियाशील श्रेणी जो है वो क्या है, समान है, क्रियाशील समूह क्या है, समान है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होंगे बेटा, ये एक ही श्रेणी के होंगे, यानी कि ये अल्कोहल श्रेणी के हैं, इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी, एक जैसे जाति वाले श्रेणी के हैं, ये सभी अल्कोहल फैमिली के हैं। ठीक है,
और सभी में किसका अंतर है बेटा? CH2 का अंतर है। आपसे पूछा जाएगा कितने का अंतर होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मैं एक बारी अलग से तुमको हाईलाइट कर देती हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना केवल आपके 10th में, इवन 10th के बाद भी आपसे पूछा जाएगा। इवन 10th के बाद भी आपसे पूछा जाएगा कितने का अंतर होता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे CH2 का अंतर होता है। कितने का बेटा जी? CH2 का अंतर होता है। ठीक है, हाँ जरूरी है, ये समझ आती है। श्रेणी में हमेशा और हमेशा CH2 का अंतर होता है। ये क्या हो गया? आगे अब हम बात करते हैं बेटा, जब हम प्रमुख हाइड्रोकार्बन श्रेणियों के उदाहरण की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एल्केन में क्या होता है। अल्केन में क्या होता है बेटा? 3 चीजें आपको याद रखनी है कि पहला ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और बेटा जी कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है। जब हम एल्कीन की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है कि ये अनसैचुरेटेड में आता है, अनसैचुरेटेड में आता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। जब हम एल्काइन की बात करते हैं तो आपको 3 चीजें याद रखनी है कि अनसैचुरेटेड में आएगा, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त में आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होगा। सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। ठीक है, क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है बस। क्या ये चीज आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे एल्किल समूह की। एल्किल ग्रुप क्या होता है? जब किसी एल्केन में से, देखना, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत बारीक चीज है। आगे आप पढ़ेंगे, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं ये चीज अलग से स्पेशली ये स्लाइड पे लेकर के आई हूं। एल्किल समूह क्या होता है? एल्किल समूह, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन का परमाणु बाहर निकल जाए, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल्किल समूह बन जाएगा, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखना, मीथेन क्या है? मीथेन, एन, एल्केन। मीथेन क्या है? एल्केन। CH4 है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, मेथिल बन गया, एल्किल समूह बन गया। इथेन है, इथेन यानी एल्केन है, एल्केन में क्या है? 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, क्या हो गया? एथिल बन गया, एल्किल समूह बन गया। बात समझ में आ गया? हाँ, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो उसे आप बोलते हैं एल्किल समूह। अब आगे बात करते हैं नामकरण के मुख्य नियम। यहाँ पे एक बारी समझ लेना, फिर मैं आपको आगे आसान शब्दों में और समझाऊंगी। नामकरण IUPAC नेमिंग पे फाइनली हम आ चुके हैं। किसका? IUPAC नेमिंग वाले पार्ट पे हम आ चुके हैं। जब हम IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो जब आप नामकरण करने जाते हैं, कार्बन की नंबरिंग करने जाते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी वाली लगातार चेन को चुनते हैं। कार्बन की सबसे लंबी लगातार चेन कौन सी है, वहां से आप उसको चुनेंगे, वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। अंकन की यानी नंबरिंग की जब हम बात करते हैं तो कार्बन परमाणुओं की गिनती उस सिरे से शुरू होती है जहां पे कोई ब्रांचिंग हो या फिर जहां पे कोई क्रियाशील समूह हो। आगे बता देंगे, हम आगे बता देंगे। ठीक है, हाइफन या कॉमा कब लगता है? जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे लगा हुआ है बेटा हाइफन। हाइफन तब लगता है जब एक नंबर हो और एक क्या हो बेटा जी? एक नाम हो। एक संख्या हो और एक क्या है बेटा जी? एक नाम हो, तब क्या लगता है? तब लगता है हाइफन। संख्या और नाम के बीच में हाइफन, और 2 संख्या अगर है तो कॉमा, 2 संख्या अगर है तो कॉमा। ठीक है, आगे देखना, IUPAC नामकरण जब हम करने जाते हैं तो क्या होता है? सपोज आपके घर में कोई मेहमान आया हो। मेहमान कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, आपके घर में जब कोई मेहमान आते हैं, नामकरण जब आप करते हैं तो सबसे पहला दर्जा किसको देते हैं? आप घर के मेहमानों को देते हैं, उनके बाद आपके घर के बड़े बुजुर्गों को देते हैं, है ना? तो जब आप नामकरण करने जाते हैं, जब आप लिखते हैं IUPAC नाम, तो सबसे पहले आप लिखेंगे घर के मेहमानों को, सबसे पहला दर्जा मेहमानों को। मेहमान कौन है बेटा? हैलोजन समूह है। मेहमान कौन है? हैलोजन समूह है। जैसे ब्रोमीन, क्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक और चीज, जब आप घर के मेहमानों को लिखते हैं ना, जब आप घर के मेहमानों को लिखते हैं, उनको दर्जा देते हैं, तो आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी ABCD में जो पहले आएंगे उनको आप लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आप इसको लिखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे मैं कह रही हूँ आपका क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों आ गया है, तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? ABCD में सबसे पहले कौन आता है? B आता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ब्रोमीन को, फिर लिखेंगे आप क्लोरीन को। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला दर्जा मेहमानों को, मेहमान में एक रूल होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रूल होता है। फिर आप घर के बड़े बुजुर्गों को यानी रूट वर्ड को, मूल शब्द को लिखेंगे। उसमें होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ये सब होता है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। ठीक है, जैसे अल्केन, अल्कीन, एक बॉन्ड के लिए एन, 2 बॉन्ड के लिए इन, और 3 बॉन्ड के लिए आप लिखेंगे आइन। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो आप लिखेंगे आइन। बात समझ में आ रही है?
फिर लास्ट में आप लिखते हैं क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था ये क्या है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक समूह है जिसको आप ओइक लिखते हैं। अगर मान लो कोई भी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो उसमें अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो उसमें आप लिखेंगे ओइक। कोई एल्कोहल समूह अटैच है तो उसके लिए लिखेंगे अल। कोई कीटोन समूह अटैच है तो उसके लिए लिखेंगे ओन। कोई एल्कोहल अटैच है तो उसके लिए लिखेंगे ऑल, OL ऑल। बात समझ में आ रही है? कार्बन की नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं? सबसे पहले क्रियात्मक समूह से, फिर बेटा जी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है वहां से, और फिर बेटा जी आपका हेलोजन समूह। ठीक है, अगर क्रियात्मक समूह है तो कार्बन की नंबरिंग वहां से, क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, वो भी नहीं है तो आप हेलोजन समूह देखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? आप समझ में आएगा, ये याद कर लेना। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और डेक के लिए 10 के लिए डेक। ये याद कर लेना एक बार। चलो अब यहां से तुमको समझाते हैं। क्या कोई मेहमान लटके हुए हैं? मैं कह रही हूं कि जब आप कार्बन की नंबरिंग करते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं, है ना, कार्बन की जब आप नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप लिखते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप। फिर आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। फिर आप क्या देखते हैं बेटा? फिर आप देखते हैं आपके फिर आप क्या देखते हैं? हेलोजेंस, है ना। फिर आप क्या देखते हैं? हेलोजेंस। चलो हेलोजेंस लिखते हैं। हेलोजेंस क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजेंस है। ठीक है, ये सब क्या है? हेलोजेंस है। ये किसके लिए है? कार्बन की नंबरिंग के लिए है। जब आप आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, जब आप नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग के लिए आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले हेलोजेंस, मेहमानों को लिखेंगे, उनको दर्जा देंगे। फिर उसके बाद आप अपने मूल शब्द को, ठीक है, रूट वर्ड को लिखते हैं। फिर आप बेटा लिखते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो। फिर बेटा जी आप लास्ट में लिखते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। ठीक है, अब ये रहा आपका पहला उदाहरण। अब जैसे इसमें देखना बेटा, यहाँ पे जब हम कार्बन की नंबरिंग शुरू करते हैं तो कार्बन की नंबरिंग के लिए हम देखते हैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे कि एल्डिहाइड, जैसे कि कीटोन, जैसे कि अल्कोहल, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप देखते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, नहीं है, वो भी नहीं है तो हेलोजन यानी कि मेहमान। ये यहाँ पे मेहमान है ब्रोमीन और क्लोरीन। तो कार्बन की नंबरिंग आप उधर से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, जब हम नामकरण पे आते हैं तो सबसे पहले हम हेलोजन, एक चीज यहाँ पे और ऐड कर लेना, हेलोजेंस या फिर बेटा जी कोई मिथाइल ग्रुप या साइड चेन है। अगर कोई साइड चेन है ना, कोई साइड चेन है ना, साइड चेन जैसे कि मिथाइल ग्रुप वगैरह है तो उसे भी आप पहले लिखते हैं। ये चीज ऐड कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जब हम कार्बन की नंबरिंग करने जाते हैं तो हेलोजेंस यहाँ पे हैं, तो हेलोजेंस को हमने यहाँ पे लिख दिया। एक पहले कार्बन पे ब्रोमो है, दूसरे कार्बन पे क्लोरो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाता है, यानी एबीसीडी में वर्ड माना में जो पहले आता है उसी को लिखते हैं। 3 कार्बन है तो आपने लिखा प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपने लिखा एन। इस पे आते हैं, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे साइड चेन है क्या? यस, साइड चेन है मिथाइल। तो साइड चेन जहां से पास पड़ेगी कार्बन की नंबरिंग आप उधर से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, इधर से करेंगे तो तीसरे कार्बन पे आएगा। तो कार्बन की नंबरिंग हमने इधर से शुरू कर ली। आईयूपीएसी नेमिंग की बात आती है तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेहमानों को, या फिर बेटा कोई साइड चेन है तो साइड चेन है तो हमने लिख दिया दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है जो कि एक साइड चेन है। टोटल 4 कार्बन है तो आपने लिखा ब्यूट। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो आपने लिखा पहले कार्बन पे इन यानी कि डबल बॉन्ड। बात समझ में आ गई? अब हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो कार्बन की नंबरिंग हम उधर से शुरू करते हैं जहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो। तो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे अल्कोहल, तो कार्बन की नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, अब बात आती है नेमिंग करने की, तो यहाँ पे ओइक लिखा हुआ था इसलिए ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन की नंबरिंग जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेलोजेंस को या फिर कोई साइड चेन्स को। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हेलोजेंस है, दूसरे कार्बन पे क्या है? क्लोरो है, क्लोरीन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूट वर्ड की, तो टोटल 3 कार्बन है तो हमने लिखा प्रोप। फिर हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, तो यहाँ पे क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिखा एन, अल्केन। और पहले कार्बन पे अल्कोहल है जो कि एक क्या है बेटा जी? एक फंक्शनल ग्रुप है तो हमने लिख दिया पहले कार्बन पे क्या है? ओल यानी कि अल्कोहल। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो कार्बन की नंबरिंग हम उधर से शुरू करते हैं जिधर से बेटा जी क्या हो, कोई हमारा कोई हेलोजन समूह, कार्बन के नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कोई हेलोजन हो। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है क्या? यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जैसे कि आपका कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कोई एल्डिहाइड ग्रुप, कोई कीटोन, कोई अल्कोहल। यस, यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे आपका है कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, COOH। तो इसके भी कार्बन को हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आप शुरू कर देंगे 1 2 3।
अब बात आती है नेमिंग की। नेमिंग करने के लिए सबसे पहला दर्जा हम देते हैं बेटा हेलोजेंस को या फिर कोई साइड चेन है तो यहाँ पे देखना साइड चेन है मिथाइल, साइड चेन क्या है मिथाइल, तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, टोटल 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो एन, और बेटा जी इसके लिए आप यूज करते हैं ओइक। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, हाँ यहाँ पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की नंबरिंग हम इधर से ही शुरू कर देंगे, कार्बन की नंबरिंग इधर से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, जब हम नामकरण करने जाते हैं तो देखते हैं क्या कोई हेलोजन, कोई मेहमान या कोई साइड चेन है, नहीं है। फिर देखते हैं बेटा जी जब नामकरण जब हम करने जाते हैं फिर हम देखते हैं कि रूट वर्ड का दर्जा देते हैं, तो यहाँ पे कोई भी हमारा मेहमान हेलोजन या फिर कोई साइड चेन नहीं है तो हम दर्जा देंगे सीधे सीधे रूट वर्ड को, तो रूट वर्ड यानी कि टोटल 4 कार्बन है तो हमने ब्यूट। फिर हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो भैया तीसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो तीसरे कार्बन पे हमने लिख दिया इन, इन यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, और बेटा यहाँ पे हम लास्ट में देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो आपका फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे है जो क्या है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए आप अल यूज करते हैं। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया क्या? यस, फिर से बताती हूं मैंने कहा कि कोई हेलोजन या फिर कोई साइड चेन है तो नामकरण में सबसे पहले उसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे ना ही कोई हेलोजन समूह है ना ही कोई साइड चेन है, आपने छोड़ दिया। फिर हम बात करते हैं मूल शब्द की, रूट वर्ड की, तो यहाँ पे टोटल 4 कार्बन थे तो हमने लिखा ब्यूट। बेटा इस जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, क्रियात्मक समूह, इसका भी कार्बन काउंट होता है, अगर फंक्शनल समूह में कार्बन है तो उसे आप काउंट करते हैं नंबरिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा ब्यूट, फिर तीसरे कार्बन पे आपने लिखा कि डबल बॉन्ड है तो इन, और लास्ट में आप क्या लिख देते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप यानी कि आपका कोई भी क्रियात्मक समूह, तो यहाँ पे अल्डिहाइड था तो आपने लिखा अल। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, हमने कार्बन की नंबरिंग शुरू की जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई है क्या, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, कार्बन की जब हम क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं, जब हम नंबरिंग करते हैं है ना, नंबरिंग के लिए सबसे पहले आप देखते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, और लास्ट में आप देखते हैं बेटा हेलोजेंस को। ठीक है, और जब आप बेटा नेमिंग करते हैं, जब आप नेमिंग करते हैं तो नेमिंग के लिए आप सबसे पहले कोई साइड चेन है उसको लिखेंगे। ठीक है, या फिर बेटा आप अपने मेहमानों को लिखेंगे अगर वो हैं तो। ठीक है, फिर आप लिखते हैं बेटा रूट वर्ड को, रूट वर्ड को, रूट वर्ड के बाद आप लिखते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, सिंगल बॉन्ड है तो एक लिखेंगे, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में लिखते हैं, और लास्ट में आप लिखते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप को, लास्ट में लिखते हैं आप फंक्शनल ग्रुप को। बात समझ में आ गई क्या? यस, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कार्बन की नंबरिंग, तो यहाँ पे कीटोन है, कीटोन यहाँ से पास पड़ेगा तो हम यहाँ से कार्बन की नंबरिंग शुरू कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, अब हम कार्बन की नेमिंग करने जा रहे हैं, तो क्या कोई साइड चेन, कोई हेलोजन समूह है? हाँ, तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है तो आप लिखेंगे क्लोरो। टोटल 4 कार्बन है तो आपने लिखा ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपने लिखा एन। ठीक है, और लास्ट में आप लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम सातवें वाले की बात करते हैं, सातवें वाले एग्जांपल की, तो यहाँ पे देखना हम जब कार्बन की नंबरिंग शुरू करते हैं तो कार्बन की नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, या तो कोई फंक्शनल ग्रुप है या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ से कार्बन की नंबरिंग शुरू कर देंगे। जब हम नेमिंग करने जाते हैं तो नेमिंग में आप लिखते हैं सबसे पहले साइड चेन को, साइड चेन अगर नहीं है, साइड चेन या हेलोजन नहीं है तो आप लिखते हैं रूट वर्ड को, तो टोटल 4 कार्बन थे तो हमने लिखा ब्यूट। ठीक है, फिर हम लिखते हैं बेटा डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पे देखना डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्या है बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो पहले और तीसरे कार्बन पे, पहले और तीसरे कार्बन पे 2 बार क्या है बेटा डबल बॉन्ड है, तो आपने लिखा डाई इन, 2 बार, डाई मतलब 2 बार है, इन मतलब डबल बॉन्ड है। बात समझ में आ गई क्या? और लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप कोई जैसे कि कोई एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसा कुछ था नहीं तो हमने छोड़ दिया। अब हम 8वें वाली की जब बात करते हैं तो कार्बन की नंबरिंग हम उधर से शुरू करते हैं बेटा जहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ था, कार्बन की नंबरिंग हमने इधर से शुरू कर दी। अब जब नेमिंग करने जाते हैं तो नेमिंग में हम सबसे पहला दर्जा देते हैं घर के मेहमानों को या फिर साइड चेन को, तो वो है नहीं तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे सीधे लिख देंगे रूट वर्ड के बारे में जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 कार्बन थे तो हमने लिखा प्रोप। फिर हम लिखेंगे सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पे देखना दूसरे कार्बन पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था तो हमने लिखा आइन, और पहले कार्बन पे क्या था बेटा हमारा फंक्शनल ग्रुप था तो हमने लिखा ऑल। 9वें वाले की बात करेंगे बेटा, हम कार्बन की नंबरिंग वहां से शुरू करते हैं जहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, पहले और दूसरे पे ही पढ़ेंगे। अब हम जब नेमिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले साइड चेन या हेलोजन्स को, साइड चेन या हेलोजन है नहीं तो आप बात करेंगे रूट वर्ड की, तो आप लिखेंगे इथ, इथ यानी कि 2 कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड है तो आप लिख देंगे इन। यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बन की नंबरिंग की। जब हम कार्बन की नंबरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप की। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है? क्या यहाँ पे आपको कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे कोई हेलोजेंस दिख रहा है? नहीं।
नहीं दिख रहा है? यस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा, हम यहाँ पे बात करेंगे अब नेमिंग की, ठीक है? किसकी बात करेंगे? नेमिंग्स की। अच्छा, आप नॉर्मली यहाँ से 1 2 3 कर लो या यहाँ से 1 2 3 कर लो, ठीक है? आपको सेम ही पड़ेगा। तो कार्बन की नंबरिंग हमने यहाँ से 1 2 3 कर ली है, ठीक है? तो जब हम बेटा किसकी बात करते हैं? नेमिंग की बात करते हैं, तो नेमिंग में हम सबसे पहले लिखते हैं साइड चेन को। तो यहाँ पे देखना, आपको साइड चेन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? आपको ब्रांचिंग दिख रहा है, साइड चेन दिख रहा है। 2 बार दिख रहा है तो आपने लिखा 2 बार दूसरे पे, ठीक है? दूसरे पे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 2 डाई मिथाइल 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। बात समझ में आ गई क्या? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या? 2 2 क्यों लिखा भैया? 2 बार मिथाइल ग्रुप है और दोनों कहाँ है? दूसरे दूसरे पे है। दोनों का नंबर कहाँ है? दूसरे पे है, दूसरे पे है। और 2 बार है तो डाई, और मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल। ठीक है, क्लियर है? यस। तो सिंपली मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ कि जब हम नंबरिंग करते हैं, जब हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं, तब हम क्या देखते हैं भैया? कार्बन की नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं भैया? जैसे कोई एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसा कोई समूह आपको दिख रहा है? कार्बन की नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं। अगर वो नहीं है तो आप देखते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कि नहीं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप देखते हैं कोई हैलोजन समूह, कोई हैलोजन समूह जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई हैलोजन समूह है तो वहां से। जब आप IUPAC नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं, जब आप क्या करते हैं बेटा? नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग के लिए आप क्या लिखते हैं? नेमिंग के लिए आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले जब आप नेमिंग करते हैं तो नेमिंग के लिए आप सबसे पहले लिखते हैं बेटा साइड चेन कोई है तो, ठीक है? साइड चेन या हेलोजन, साइड चेन या हेलोजन। अगर वो नहीं है, साइड चेन या हेलोजन लिखते हैं, वो नहीं है तो आप लिखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी कि मूल शब्द, जैसे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। फिर उसके बाद आप सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में लिखते हैं, और लास्ट में आप लिखते हैं बेटा अपने, लास्ट में आप लिखते हैं बेटा अपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन, अल्कोहल, ये सब प्रेजेंट है तो उसके बारे में। ठीक है, ये चीज एकदम से रट ही लेना आप। समावयवता की बात कर लेते हैं तो ये 2 प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक होती है, एक त्रिविम होती है। संरचनात्मक में आपको 3 मिलेगा, एक श्रृंखला मिलेगी, स्थान मिलेगा, क्रियाशीलता मिलेगी। और त्रिविम में आपको मिलेंगे 2 प्रकार, ज्यामितीय मिलेगा और प्रकाशिक मिलेगा। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम संरचनात्मक की बात करते हैं, है ना। तो एक चीज मैंने एक वर्ड बोली बेटा, समावयवता, आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, लेकिन अभी फिर से बता देते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होंगे, ठीक है, जिनके अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होंगे, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। उनको आप क्या बोलते हैं? समावयवी आइसोमर बोलते हैं, या फिर इसी प्रक्रिया को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई? चलो एक एक करके देखते हैं। जब हम संरचनात्मक की बात करते हैं तो संरचनात्मक में जब यौगिक का अणु सूत्र समान होता है लेकिन ढांचा, संरचना अलग अलग होती है। जैसे देखना श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? कार्बन की मुख्य चेन का आकार बदल जाता है, सीधी से शाखित हो जाती है। जब हम श्रृंखला समावयवता की बात करते हैं तो पहले ये क्या थी? एक चेन थी। हमने क्या किया बेटा? हमने क्या किया? इसको शाखित कर दिया। हमने क्या किया मेरे लाल? इसको क्या कर दिया? हमने शाखित कर दिया। जैसे देखना, ये वाला CH2 जो था, ये वाला CH2 जो था, इसको हमने CH3 बनाया, इसका एक हाइड्रोजन लेके, और इसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पे CH3 लगा दिया। बात समझ में आ गई? तो आपने सीधी चेन को क्या कर दिया? शाखित कर दिया। उसको आप बोलते हैं श्रृंखला समावयवता, ठीक है, आइसोमेरिज्म। जब हम स्थान समावयवता की बात करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? क्रियाशील समूह का नंबर बदल जाता है। जैसे देखना, ये क्या है? आपका क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप है जो पहले कार्बन पे था, इसको आपने क्या कर दिया बेटा? दूसरे कार्बन पे लगा दिया। तो आपने क्या किया? स्थान बदल दिया, पोजीशन बदल दिया। किसका बेटा? अपने क्रियात्मक समूह का, अपने फंक्शनल ग्रुप का। और जब बेटा हम किसकी बात करते हैं? क्रियाशील समावयवता की बात करते हैं, तो क्रियाशील समावयवता में क्या होता है कि परमाणु इस तरह से आप लगाते हैं, इस तरह से सजाते हैं कि पूरा का पूरा क्रियाशील समूह ही बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखना, ये क्या था? अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ था। आपने क्या किया बेटा? इसका एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, यहाँ पे कर दिया CH3, ऑक्सीजन को लगा दिया बीच में। पहले ये क्या था? अल्कोहल समूह था, बाद में क्या बन गया बेटा? ईथर बन गया। बाद में क्या बन गया? ईथर बन गया। मतलब आपने अपने क्रियाशील समूह को बेटा क्या कर दिया? तोड़ मरोड़ के ऐसे अरेंज कर दिया कि उनका आइडेंटिटी ही आपने क्या कर दिया? बदल दिया।
बात समझ में आ रही है? उनकी आइडेंटिटी ही आपने बदल दी। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रयोगशाला में मीथेन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो आपने क्या लिया बेटा, आपने लिया एल्यूमिनियम कार्बाइड, आपने लिया एल्यूमिनियम कार्बाइड, जल के साथ उसकी अभिक्रिया कराने पे मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, यस। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अब हम दूसरे प्रकार की बात करेंगे जो है त्रिविम समावयवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी आप इस चीज को आप देखेंगे। ठीक है, 11th में भी ये चीज आपको मिलेगी। एक बार मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इसमें एक जो पहला प्रकार था वो था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावयवता। इसमें क्या होती है, सिस और ट्रांस आप पढ़ेंगे, सिस और ट्रांस। सिस में क्या होती है भैया कि समान समूह डबल बॉन्ड के एक ही तरफ होते हैं, समान समूह डबल बॉन्ड के एक ही तरफ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांस में क्या होता है कि समान समूह जो होंगे वो एक तरफ नहीं होंगे। देखो यहाँ पे क्या होंगी, असमान समूह एक तरफ होंगी, असमान समूह एक तरफ होंगी। ठीक है, अब आपके एग्जाम में नीट में भी ये सवाल पूछा गया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, 11th में ये चीजें आपको मिलेंगी, ध्यान से पढ़ना बेटा, है ना। 11th में ये चीजें आपको मिलेंगी, एक बारी मैं फिर से आपको बता रही हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 10th में भी ये पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, नीट में भी पूछा जाता है, जेई के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ध्यान से समझना, इसमें दो चीजें आपको समझनी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, सबसे पहला कि इसमें जो कार्बन होगा, इसमें जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, एसिमेट्रिक होगा। कार्बन क्या होगा, असममित होगा, एसिमेट्रिकल होगा। जिसका मतलब क्या है, जैसे मैं क्या हूं, सिमेट्रिकल हूं। ठीक है, मैं क्या हूं, सिमेट्री है मेरे अंदर। कौन सी होगी, बाइलेटरल होगी या रेडियल होगी, कौन सी सिमेट्री होगी मेरे अंदर, मेरे अंदर है बेटा रेडियल सिमेट्री। ठीक है, आई होप सो। हाँ, इसमें क्या है कि अगर मेरे को आप बीच से काटेंगे तो दोनों तरफ जो हिस्सा होगा वो बराबर होगा। इस तरफ भी एक हाथ, इस तरफ भी एक हाथ, इस तरफ भी एक कान आंख, इस तरफ भी एक कान आंख, इस तरफ भी नाक का आधा हिस्सा, मतलब दोनों तरफ जो हाफ होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कि सिमेट्री है। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप किधर से भी काट ले वो हिस्सा दोनों तरफ बराबर नहीं होगा। जैसे अगर मैं इस कार्बन को इधर से काट दूं, इस कार्बन को इधर से काट दूं, तो इधर दो एक क्लोरीन एक कार्बन, इधर बेटा ये अलग है। अगर इधर से काट दूं तो क्या दोनों तरफ हिस्सा बराबर होगा, इधर से काटू इधर से काटू इधर से काटू, किधर से भी काट लो बेटा तुमको सिमेट्री नहीं मिलेगी, दोनों तरफ हिस्सा बराबर नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं एसिमेट्री। तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, असममित कार्बन होता है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए होते हैं। बात समझ में आ गई। और एक और चीज पूछा जाता है कि इसमें जो कार्बन जो यौगिक होता है एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है, एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। जो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पहला पूछा जाता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये एक दूसरे के यौगिक दर्पण इमेज होते हैं कि नहीं होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं कि नहीं होते हैं, हाँ होते हैं। कार्बन कैसा होता है, एसिमेट्रिक होता है, ये चीज याद रख लेना हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं अल्केन्स के। ठीक है, अल्केन्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अल्केन्स किस में आते हैं बेटा, सैचुरेटेड में आते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, CnH2n+2 इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, एल्केन काफी स्थिर होते हैं, लेकिन ये निम्नलिखित मुख्य अभिक्रियाएं क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एल्केन की हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होती है, ये क्या है आपका एल्केन है, मीथेन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर नीली लौ यानी नीली ज्वाला निकलती है और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा निकलेगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ऑक्सीजन की कमी है बेटा तो ऑक्सीजन पूरा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना, जलने पर नीली लौ के साथ। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। बात समझ में आ रही है, जिसे आप कार्बन ब्लैक भी बोलते हैं। ये देखना, मीथेन है, ऑक्सीजन कम है तो क्या निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। अब आपका जो ये अल्केन होता है ना, इसको एलपीजी और सीएनजी में भी यूज किया जाता है। एलपीजी में कौन कौन सी गैसेज होती है, कौन कौन से एल्केन्स होंगे, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, ये सब क्या है, ये सब टाइप ऑफ एल्केन है। ठीक है, ये सब किसमें यूज किए जाते हैं, एलपीजी में यूज किया जाता है। पूछा जाता है कि एलपीजी में कौन सी गैसेस होती हैं, एल्केन होती हैं मेनली। कौन सी एल्केन हो गई, प्रोपेन हो गई, ब्यूटेन हो गई और बेटा आइसोब्यूटेन हो गया, ये एलपीजी में यूज किया जाता है। सीएनजी में क्या इस्तेमाल किया जाता है, सीएनजी में भी एल्केन यूज किया जाता है, लेकिन उसमें 80% क्या होती है, मीथेन होती है। 80% उसमें क्या होती है बेटा, मीथेन होती है। बढ़िया, समझ में आ रहा है, यस। अब हैलोजिनीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें होता यूं है बेटा कि एल्केन का हाइड्रोजन जो है
वो किसी भी हैलोजन समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया है क्लोरीन का हैलोजन समूह, क्लोरीन एक हैलोजन समूह हमने लिया है, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा करके खुद उसकी जगह आ गई है। देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, 1 क्लोरीन हो गया। बात समझ में आ गई। सेम यहाँ पे भी वही कहानी हो रही है, यहाँ पे भी वही कहानी हो रही है, सेम बेटा यहाँ पे भी वही कहानी हो रही है। तो इसमें मेनली होता क्या है कि हैलोजन समूह जो होते हैं वो एल्केन के हाइड्रोजन को विस्थापित करके, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह खुद ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जीवाश्म ईंधन, कोयला या पेट्रोलियम के बारे में। तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं कि लाखों साल पहले, ठीक है, धरती के अंदर लाखों साल पहले बेटा जी जो जीव हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो धरती के अंदर दबते चले जाते हैं और जब लाखों साल हो जाता है तो वो धीरे 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 किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे मरे हुए पेड़ पौधे जीव जंतुओं से जो धरती के अंदर दब जाते हैं और लाखों साल हो जाते हैं तब। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे गौर करना कि पृथ्वी के नीचे तेल और गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, वो किसके नीचे पाई जाएंगी, वो पाई जाती है इम्परवियस रॉक के नीचे, अवरुद्ध चट्टानों के नीचे पाई जाती हैं, जिनको बेटा पाइप डाल करके निकाला जाता है। प्रदूषण की जब हम बात करें तो जब बेटा हम क्या करते हैं, इन जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो वहां से क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और बेटा नाइट्रोजन जैसी गैसेस नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, दहन से सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं बेटा। इससे क्या होता है, वायुमंडल प्रदूषित होता है और बेटा जब बारिश होती है ना तो वो बारिश कहलाती है एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन बहुत खतरनाक होता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, मैंने आपको पिछली कक्षा में ऑलरेडी बताया हुआ है। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, एसिड रेन का पीएच। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, एसिड रेन का पीएच कितना होता है, ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। चलो ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब आगे बात करते हैं बेटा हम यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया की। ठीक है, संकलन यानी कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। चलो यहाँ पे बात करते हैं, जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, उसकी क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराई जाती है तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन ये काम किसकी उपस्थिति में कराया जाता है, निकल या फिर पैलिडियम, जो कि क्या होते हैं बेटा, जो कि उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो उत्प्रेरक होता है, जो कैटलिस्ट होता है, वो कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस वो अभिक्रिया को तेज करता है, बस वो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाता है, खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे यहाँ पे देखना, ये क्या है मेरे लाल, ये क्या है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन गैस से इसकी अभिक्रिया करवाई गई, किसकी उपस्थिति में, कैटलिस्ट निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में करवाई गई। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गई क्या। अब आगे हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में। जब हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तब ये 2 चरणों में होती है। एल्काइन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन गैस के साथ पैलिडियम की उपस्थिति में क्या किया गया, अभिक्रिया करवाया गया, तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बनेगा। फिर अगेन यही काम करवाया जाएगा हाइड्रोजन गैस के साथ, बेटा इस हाइड्रोजन को इधर लिख लेना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐसे इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गैस। ठीक है, पेरिडियम या निकल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई गई तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एल्काइन है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल में टूटेगा, फिर डबल क्या होगा, सिंगल में टूटेगा। तो ये अभिक्रिया जो होती है 2 चरणों में, 2 स्टेप में होती है। आगे बात करेंगे हैलोजन तथा हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन हैलाइड क्या लिया हुआ है, HCl लिया हुआ है। HCl से अभिक्रिया करवाने पर क्या होती है, हमने लिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड जैसे कि HCl से अभिक्रिया करवाई। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ा, एक हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ा और क्लोरीन जो होगा वो आकर के इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखना, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटता है, बदलता है, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है और दूसरे कार्बन से क्या जुड़ता है बेटा, क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, यस। अब हैलोजन और ब्रोमीन, हैलोजन जैसे कि ब्रोमीन और क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आपने ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाई। जब आप ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है, एक ब्रोमीन आके इस कार्बन से जुड़ेगा और एक ब्रोमीन आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है,
बस वही है कि डबल बॉन्ड जहां पे होगा वो टूट जाएगा और जिससे अभिक्रिया करवा रहे हैं वो आकर के जुड़ जाएगा उनसे। एल्काइन की जब हम बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन में हमेशा, है ना। एल्काइन की क्रिया आपने किससे करवाई? क्लोरीन से करवाई। तो ये क्या है बेटा? एल्काइन है जिसका नाम है इथाइन। क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड टूटता है और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो Cl होगा इनके साथ आकर के जुड़ जाएगा। अब जो कि ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को फिर आप क्या करेंगे? फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे, फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और एक एक क्लोरीन आकर के इनसे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? असंतृप्तता की परीक्षण करना है, टेस्ट करना है अनसैचुरेशन का। कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे भाई? हमने क्या लिया? इथीन की अभिक्रिया। इथीन, इथाइन नहीं है, इन है, डबल बॉन्ड है। उसकी अभिक्रिया हमने किससे करवा दी बेटा? ब्रोमीन से करवा दी। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करवा दी। अब क्या होगा आगे? आप कहेंगे कि मैडम डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल बॉन्ड में और ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब एल्कीन या एल्काइन की ब्रोमीन में अभिक्रिया, एल्कीन या एल्काइन में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो ब्रोमीन का लाल भूरा रंग गायब हो जाता है। ये याद रखना। हमने एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, एल्कीन या एल्काइन, उसमें हमने ब्रोमीन मिलाया तो ब्रोमीन का रंग गायब हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हम ये काम करवा रहे हैं। डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल बॉन्ड में और एक एक ब्रोमीन आकर के एक एक कार्बन से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। एल्काइन, एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तब क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल बॉन्ड में और फाइनली क्या होगा? ब्रोमीन जो होगा एक एक कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस। आगे बात करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन लव, ये क्या होती है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम क्या होती है? आपने देखा होगा बेटा कि जब वेल्डिंग होती है, जब दो धातुओं को जोड़ा जाता है ना, दो धातुओं को जोड़ा जाता है, बहुत तेज रोशनी निकलती है, बहुत ज्यादा हीट होता है वहां पे, है ना। या फिर जब कटर मशीन से काटा जाता है तो वो क्या होता है? वहां पे होती है वो जो मशीन होती है ना जिससे वेल्डिंग की जाती है, उसमें देखना वहां पे जो गैस होती है वो होती है एसिटिलीन गैस। ये हो गई एसिटिलीन गैस। उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। किसके साथ बेटा जी? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। एसिटिलीन गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गई। क्या होता है? बहुत तेज ऊष्मा निकलती है, बहुत तेज हीट निकलती है। देखो 2800 डिग्री सेल्सियस, 2800 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊर्जा निकलती है। बात समझ में आ रही है? तो ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जैसे धातुओं को काटने के लिए, है ना, बहुत ज्यादा हीट ऊष्मा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या फिर वेल्डिंग करने के लिए, है ना, बहुत ज्यादा हीट होगी, धातुओं को पिघला देगी और धातुओं को जोड़ देगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें क्या यूज किया जाता है? एसिटिलीन गैस यूज की जाती है और ऑक्सीजन यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल हवा से करेंगे बेटा, नॉर्मल हवा से करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां भी होंगी, ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो आपको हीट मिलेगा नहीं ज्यादा, इसलिए आप प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन की जब हम बात करते हैं तो हमने तुमको पहले बताया था कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है। मुख्य रूप से प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया दर्शाता है। चलो देख लेते हैं। आपने लिया बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया आपने किससे करवाई बेटा? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से करवाई। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। एक चीज याद रख लेना, जहां भी H2SO4 उपस्थित होगा उसका एक ही काम होता है, जल को बाहर निकालना। क्या काम होता है? जल को बाहर निकालना। उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है जल को बाहर निकालना। जहां भी H2SO4 होगा वो जल को बाहर निकालेगा ही निकालेगा। तो आपने बेंजीन लिया, आपने नाइट्रिक अम्ल लिया और H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो H2SO4 जल बाहर निकाल देगा और क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब आगे हैलोजिनीकरण, हैलोजिनेशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि आपने अगेन क्या लिया है? बेंजीन लिया है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में बेटा? आयरन की उपस्थिति में। क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्या होगा? आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और बेटा HCl बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और HCl बन जाएगा। आगे बात करते हैं। इथेनॉल बनाने की विधियां क्या क्या होती हैं? इथेनॉल कैसे बनाया जाता है? क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस। इथेनॉल कैसे बनाया जाता है? एथिल क्लोराइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, देखना ये क्या है? एथिल क्लोराइड है। क्या है? एथिल क्लोराइड है। ये क्या है बेटा? आपका क्षार है, NaOH है। क्या बना आपका? आपका बना बेटा जी उत्पाद और ये NaCl बन गया। देखना मैं कह रही हूं कि इथेनॉल बनाने की विधि क्या क्या है। तो इथेनॉल कैसे बन रहा है? यही है आपका इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल है। यही क्या है? आपका इथेनॉल है। CH3CH2OH, ये क्या है? इथेनॉल है। आपने क्या लिया? एथिल क्लोराइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या किया? गर्म किया। आपका क्या बन गया बेटा? इथेनॉल बन गया और
NaCl बन गया। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? फिर से बता रहे हैं बेटा, ये क्या है? सुक्रोज है, जैसे चीनी है, जल के साथ अभिक्रिया करवाई, किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेज की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इथेनॉल के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, अगर हम इथेनॉल की किसके साथ अभिक्रिया करवाएं बेटा? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा सोडियम इथॉक्साइड। क्या मिलेगा हमें? सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तब क्या होगा? मैंने कहा था कि जहां भी H2SO4 होगा वो जल को बाहर निकालने का काम करेगा। क्या करेगा? जल को बाहर निकालने का काम करेगा। तो आपने क्या लिया है बेटा? आपने लिया है यहाँ पे इथेनॉल, H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं तो जल तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा और साथ में क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथीन गैस बन जाएगा। ठीक है, जहां भी H2SO4 होगा वहां पे क्या होगा बेटा? जल बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण करवाता कौन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा KMNO4, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में आपने क्या किया बेटा? आपने इथेनॉल की अभिक्रिया करवाई। इथेनॉल की अभिक्रिया करवाई, उससे क्या हो जाएगा बेटा? ये इसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड में। मैं फिर से बता रही हूँ कि KMNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होते हैं? एक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनकी उपस्थिति में जो इथेनॉल होगा वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिक अम्ल का एक और नाम होता है बेटा, वो होता है इथेनोइक अम्ल। क्या होता है? इथेनोइक अम्ल। बढ़िया, यस। अब मिथेनॉल का उन्मादक प्रभाव क्या क्या होता है? हमारे शरीर में मिथेनॉल क्या क्या दुष्प्रभाव डालता है? तो मिथेनॉल मानव शरीर में अत्यंत हानिकारक जहरीला प्रभाव डालता है। जैसे हमारे लीवर में जब ये जाता है ना, तो हमारे लीवर में यकृत में पहुंचकर मिथेनॉल ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ये क्या बना लेगा बेटा? मिथेनॉल बना लेगा। और मिथेनॉल जो होता है वो बहुत ही घातक होता है हमारे लीवर के लिए। ठीक है, कोशिकाओं की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी कोशिकाओं का क्या करता है? कोशिकाओं के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को जमा देता है। ठीक वैसे ही जमाता है जैसे जब आप अंडा उबालते हैं तो अंडे के अंदर का जो पानी वाला हिस्सा होता है, जो द्रव होता है, वो क्या होता है? जम जाता है। वैसे ही ये क्या करेगा? ये हमारे क्या करेगा? ये कोशिका के द्रव को क्या कर देगा? जमा देगा। यस, दृष्टि दोष की जब हम बात करते हैं, ब्लाइंडनेस की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? ये जो मिथेनॉल होता है ना, ये मिथेनॉल जो होता है सीधे हमारे ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट डालता है और क्या होता है? हमको अंधा कर देता है। बात समझ में आ रही है क्या? चलो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। विकृतीकृत स्पिरिट की बात हम करेंगे। इसमें क्या होता है? फैक्ट्री में जो अल्कोहल आता है बेटा, वो प्योर अल्कोहल होता है। उसके लिए क्या होती है? बहुत सारी चीजें उससे बनाई जाती है, जैसे ड्रग हो गया, दवाइयां हो गई, बहुत सारी चीजें उससे बनाई जाती है फैक्ट्री में जो अल्कोहल आ रहा है। अब फैक्ट्रीज में बहुत सारे वर्कर भी, लेबर भी काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? उस अल्कोहल को पीना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे तो फैक्ट्री मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फैक्ट्री मालिक सोचता है कि क्यों ना इस अल्कोहल में कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाए जिससे वर्कर जो है, काम करने वाले लोग जो हैं, हमारे इस अल्कोहल को पिए ना। ये एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह समझना। ठीक है, तो क्या होता है? उद्योग यानी कि फैक्ट्री में उपयोग किए जाने वाले अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में इन्होंने क्या किया बेटा? कुछ अशुद्धियां मिला दी, जैसे मिथेनॉल मिला दिया, पिरिडीन मिला दी, रबर जैसी अशुद्धियां मिला दी इसमें। अभी जो मिथेनॉल है हमारे लिए बहुत घातक है। ठीक है, और इसका रंग अलग करने के लिए इसमें क्या मिला दिया गया? कॉपर सल्फेट मिला दिया गया, जिससे ये कैसा हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा। नॉर्मल अल्कोहल से ये थोड़ा अलग दिखे, लोगों को पता चल जाए कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लोग इसको ना पिए। ठीक है, तो उसमें क्या मिला दिया गया? मिथेनॉल, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ अशुद्धियां जैसे कि रबर वगैरह मिला दी गई और इसके कलर को नॉर्मल अल्कोहल से अलग करने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट मिला दिया गया। इसी को क्या बोला जाता है? डीनेचर्ड स्पिरिट या फिर विकृतीकृत स्पिरिट। बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़ सकते हैं। यस, आगे हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं भाई? तो हमने क्या लिया है? अल्कोहल लिया है, जैसे कि इथेनॉल लिया है, और जब इसका क्या करवाया जाता है बेटा? इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, तब क्या बनता है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो ये क्या करवाया जा रहा है? यहाँ पे जब प्राथमिक अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त होते हैं। ये क्या है? H+ का मतलब होता है एसिड की उपस्थिति में। KMNO4 क्या है? ये है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता
है। समझ में आ रही है बात आप सभी को? हाँ, अब बात करेंगे हम बेटा इथेनोइक अम्ल का साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका जो होती है एसिटिक अम्ल के 6 to 8% तनु जलीय विलयन को ही क्या कहा जाता है? सिरका बोला जाता है। जैसे 6 to 8% अगर एसिटिक अम्ल है तो उसी को क्या बोला जाता है बेटा? सिरका बोला जाता है। उपयोग कहाँ किया जाता है? अचार वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है सिरके का। अब आगे बात करेंगे हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे लाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल जो होते हैं इनका जो गलनांक होता है 290 केल्विन यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत कम है 17 डिग्री सेल्सियस तो, है ना? तो सर्दियों के मौसम में ये क्या हो जाते हैं? बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाते हैं और इसी गुण के वजह से ही इसे क्या कहा गया? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल का मतलब होता है बर्फ के जैसा, जम गया है, बर्फ के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा गया है। अम्ल की प्रबलता की जब हम बात करते हैं तो ये जो एसिटिक अम्ल है बेटा, अम्ल तो है लेकिन HCl के मुताबिक, HCl के तुलना में ये क्या है? थोड़ा सा दुर्बल है, थोड़ा सा कमजोर है। दुर्बल का मतलब मैंने आपको चैप्टर 1 में समझाया था कि ये कम मात्रा में H+ आयन क्या करेगा? देगा। कम मात्रा में H+ आयन देगा, आयनित नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, इसीलिए इसको क्या बोला गया? दुर्बल अम्ल बोला गया है। इथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। जब आपका एसिटिक अम्ल COOH, ये क्या है बेटा? एसिड है। ये क्या है मेरे लाल? एसिड है। ये क्या है? बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड जब बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा? लवण और जल बनाता है। तो ये कौन सा लवण है? ये है आपका सोडियम इथोनेट लवण। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल जब क्षार के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ये चीज भी मैंने आपको चैप्टर 1 में बता ही दिया था, आपको याद तो होगा ही। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम एसिटिक अम्लों की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तब क्या होता है? देख लो भैया, ये क्या है? ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए यहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या होता है? एसिटिक अम्ल की जब हम बात करते हैं, अच्छा पीछे वाली स्लाइड में एक बार फिर से आना, एसिटिक अम्ल की हम बात कर रहे थे, है ना? एसिटिक अम्ल ये है आपका एसिटिक अम्ल, यानी ये क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्लों के समूह के होते हैं। तो फाइनली अगर हम इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, एसिडीकरण की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ईस्टर बनाया कैसे जाता है? ईस्टर कैसे बनाया जाता है? आपने क्या लिया बेटा? आपने लिया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या लिया है आपने? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया है। देखो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ बेटा जी? एथिल अल्कोहल के साथ एसिटिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है, यानी कि अल्कोहल और आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इनको क्या किया जाता है? इनकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब आपका ईस्टर बनता है और जल बाहर निकल जाता है। ये जहां भी होंगे जल बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ईस्टर जो होती है उसकी सुगंध जो होती है वो फलों की तरह होती है, बिल्कुल मीठी होती है, इसी वजह से इसको इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों को जब गर्म किया जाता है H2SO4 की उपस्थिति में तब आपका बनता है ईस्टर। और इसी का जस्ट अपोजिट जब हम बात करते हैं ईस्टर का, जल अपघटन, तो क्या होता है? ईस्टर है, ईस्टर है, जल के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है या तो फिर क्षार में या तो एसिड में, तो ये वापस से टूट रहा है किसमें बेटा जी? अल्कोहल में और आपके कार्बोक्सिलिक अम्लों में। ठीक है, ईस्टर की अभिक्रिया जल के साथ किनकी उपस्थिति में? अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करवा दिया जाए तो ये वापस से अल्कोहल और एसिटिक अम्लों में बदल जाएंगे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाएंगे, जिनसे ये ईस्टर मिलके बने हुए थे। बात समझ में आ रही है? जस्ट उल्टा है, पहले ये बने किससे थे? इनसे और इनसे मिलके बने हुए थे। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में। लेकिन जब इन्हीं ईस्टर को तुम जल या जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तो ये वापस से जिन अपघटकों से मिलके बने हुए थे उन्हीं अपघटकों में वापस से टूट जाएंगे। ठीक है, अब साबुन और अपमार्जक की बात कर लेते हैं। सोप और डिटर्जेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, साबुन होता क्या है? उच्च वसीय अम्लों के क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये साबुनीकरण को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या होता है बेटा? इसमें आप लेते हैं ईस्टर, स्टेरिक एसिड, जिसको आप फैट या वसा बोलते हैं, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी क्षार के साथ, तब आपको मिलता है सोडियम स्टेरेट, जिसको बोलते हैं साबुन, और आपको मिलता है ग्लिसरीन, आपको मिलता है और ग्लिसरीन। अच्छा, ये याद करना पड़ेगा, है ना? इसको रट लेना,
प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप फैट लेते हैं, ग्लिसरॉल लेते हैं, उसकी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम स्टेरेट मिलता है जिसको साबुन बोला जाता है, और ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन मिलता है। बात समझ में आ रही है। अब हम अपमार्जक की जब बात करते हैं तो अपमार्जक क्या होते हैं? जैसे साबुन में मैंने आपको कहा कि ये उच्च वसीय अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। वैसे ही ये क्या होते हैं बेटा, इनके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बारी, है ना। चलो देखते हैं ये क्या होते हैं। ये होते हैं आपके अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये किसके होते हैं भैया, हाइड्रोकार्बन के, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। एक अंतर होता है इनमें, अंतर क्या होता है मेरे लाल, अंतर ये होता है कि साबुन जो होता है वो केवल मृदु जल में काम करता है, लेकिन अपमार्जक जो होता है वो मृदु और कठोर जल दोनों में काम करता है। साबुन को अगर आप कठोर जल में लेकर के आएंगे तो ये क्या बना लेगी, एक स्कम बना लेगी। स्कम क्या होता है बेटा, जो झाग नहीं बना पाती है, वो क्या होती है, अघुलनशील पदार्थ होता है जो झाग नहीं बनाती है, जिससे कपड़ों की सफाई नहीं होती है। लेकिन जब अपमार्जक को आप हार्ड या सॉफ्ट वाटर दोनों में लेके आएंगे तो ये क्या करेगी, झाग बनाएगी और कपड़ों की सफाई करेगी। यही अंतर होता है आपके साबुन और अपमार्जक में। और बेटा यहाँ पे एक और अंतर, ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे हम साबुन के अणुओं की संरचना की। तो साबुन के अणु जो होते हैं उनमें होता है एक पोलर एंड और एक होता है नॉन पोलर एंड। साबुन के अणु कुछ ऐसे होते हैं, ये होता है आयनिक सिरा। आयनिक सिरा में क्या होता है भैया, यहाँ पे आपको जो चार्ज जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, सोडियम के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, COO के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और ये क्या भैया, ये हाइड्रोकार्बन की टेढ़ी मेढ़ी सी पूंछ होती है, हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है। आयनिक सिरा जल के साथ मिलेगा, और ये जो हाइड्रोकार्बन की पूंछ है ये किसके साथ जाएगी, ये जाएगी तेल के साथ। अब तेल या मैल के साथ। अब आपको याद यहाँ पे ये करना है कि भैया आयनिक सिरा जो होता है, जो हेड होता है COONA वाला जो पार्ट है बेटा, वो क्या है, जल रागी होता है, यानी जल से प्रेम करेगा, पानी के पास जाएगा। पानी के पास क्यों जाएगा, हम सभी जानते हैं कि जब हम H2O की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इसके पास नेगेटिव पॉजिटिव, इसके पास भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के पास चले जाएंगे, एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। लेकिन जब हम हाइड्रोकार्बन की पूंछ की बात करते हैं बेटा, टेल की बात करते हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक होती है, जल विरागी होती है। ये मैल के साथ जाकर के, तेल या मैल के साथ जाकर के मजबूती से जुड़ेगा। और जब हम कपड़ों को साफ करते हैं भैया, तो ये जो आपका हेड है, जो आयनिक सिरा है, ये तो पानी के साथ ही रहना चाहेगा, क्योंकि पानी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो और जब हम पानी को फेंकते हैं, गंदे पानी को, कपड़े को खंगालते हैं, तो ये जो मैल होती है ना बेटा, ये जो मैल होती है ये पूंछ से जुड़ी हुई होती है, और जो ये हेड है ये पानी से जुड़ी हुई होती है। जब हम कपड़ों को खंगालते हैं तो ये जो हेड है ये पानी के साथ ही रहेगी। ठीक है, पानी के साथ ही रहेगी, और इसके साथ पूंछ जुड़ा हुआ है, पूंछ के साथ तेल या मैल जुड़ा हुआ है। तो पानी के साथ जब ये खींचते हुए पानी की तरफ जाएगा तो तेल या मैल भी पानी इसके साथ खींचते हुए कपड़ों से दूर चला जाता है। इसी तरीके से सफाई होती है। यहाँ पे होता ये है कि जब आप पानी लेते हैं, पानी में क्या करते हैं बेटा, पानी में क्या करते हैं आप, साबुन या निरमा घोलते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, जो साबुन की अणु होती है ना, ये तेल या मैल की तरफ, ये तेल या मैल है, तेल या मैल की तरफ कुछ इस तरीके की संरचना बना लेती हैं, गोल एक गुच्छा बना लेती हैं। उसी गुच्छे को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिसेल बोलते हैं। उसी गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। तो मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, मिसेल फॉर्मेशन में आपको याद रखना है कि साबुन के अणु जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उसका जो हेड होगा, जो पोलर हेड होगा, वो किसकी तरफ जाएगा, पानी की तरफ जाएगा, जो पानी से प्रेम करता है, जिसको जल रागी बोलते हैं। ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, जो पानी से दूर जाता है, वो मैल की तरफ जाता है। वो किसकी तरफ जाता है, मैल की तरफ जाता है। मान लो ये मैल है, इसकी तरफ कौन आएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा पूछ जाएगा, और पानी की तरफ कौन जाता है बेटा, ये हेड जाता है। पानी की तरफ कौन जाता है, ये हेड जाता है। और जब हम कपड़ों को रगड़ते हैं, फिर पानी में खंगालते हैं, तो पानी के साथ बेटा जी, पानी के साथ ये जो साबुन का मॉलिक्यूल है, साबुन के जो अणु है, वो पानी के साथ रहना चाहेंगे और अपने साथ मैल को भी खींच के लेकर के चले जाते हैं, और कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। बात समझ में आई? यस। मिसेल फॉर्मेशन याद रखना, मिसेल क्या बोलते हैं, मिसेल संरचना कैसे बनती है कि आयनिक सिरा पानी की तरफ
और बेटा हाइड्रोकार्बन की पूंछ जो है वो कहाँ होगी, मैल की तरफ, और इसी तरीके से मैल जो होता है, जो तेल या मैल है, वो अंदर सेंटर में आ जाएगा और उसके आसपास साबुन के अणु होंगे, और इसी गुच्छे को, इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं, और मिसेल फॉर्मेशन से ही कपड़ों की सफाई होती है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये चीज मैंने आपको बताई, ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर मैल है, तो साबुन आपने घोला, साबुन ने क्या किया, एक गुच्छा बनाया। जब हम कपड़े को रगड़ते हैं, ठीक है, और पानी को जब हम खंगालते हैं, तो पानी में ये साबुन के अणु रहना चाहेंगे, ठीक है, और पूंछ से जुड़ा हुआ है मैल, और जब हम पानी को, गंदे पानी को फेंकते हैं, तो पूंछ से जुड़ा हुआ मैल भी गंदे पानी के साथ निकल जाता है। समझ में आई बात? एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि साबुन अपमार्जक में क्या क्या अंतर होता है। साबुन जो होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, ये क्या होते हैं, सल्फेट या सल्फोनेट लवणों के क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, ये कठोर जल में काम करेंगे। ये क्या है बेटा, ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, लेकिन ये क्या है, ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये 3 अंतर आपको क्या करना है, याद रखना है। आपके जो नोट्स होंगे वो आपके टेलीग्राम पे मैं डलवा दूंगी। अगर ये सेशन पसंद आया हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना, अगर सच में ये सेशन तुम्हें दिल से पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप हैशटैग जरूर लिखेंगे, #DSM, है ना, यानी डाउट से मुक्ति, और मेरे को जरूर बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है ना, कमेंट सेक्शन जब मैं पढ़ती हूँ तो टीचर को भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपसे सामने से आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है सेशन लेकर के वो मेरे को पता नहीं चल पाता है। तो आपकी जो भी फीलिंग है वो कमेंट सेक्शन में आप लिखना, मेरे को बताना, मैं कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ एंड मैं रिप्लाई भी करूँगी उस पर, है ना। तो इसी के साथ नोट्स आपके टेलीग्राम पे मैं अपलोड करा दूंगी। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो कर लेना आप, और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।